हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय, तुम बताओ। सौरभ, पिछली बार हम लोगों ने एक थोड़ी टेक्निकल पुलियाबाजी की थी। हम लोगों ने बात की थी सेमीकंडक्टर पॉलिसी पे, और हमने एक शुरुआत की थी ट्रांजिस्टर्स के लचीलेपन पे। कितनी फ्लेक्सिबल है ट्रांजिस्टर, हम लोग उससे हम्म। स्विच बना सकते हैं, एम्पलीफायर बना सकते हैं, कैसा सुपर पावर है ट्रांजिस्टर का ना। तो हम हम्म। लोगों ने अब और भी शोध चल रहा है इसके ऊपर कि क्या ये ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके हम दिमाग के भी कुछ काम को रेप्लिकेट कर सकते हैं या नहीं। तो इस अरे पे बाप रे। बात करते हैं आज। हाँ, ये तो जबरदस्त टॉपिक है कि भाई मतलब जिसको बोलते हैं कि सिलिकन यानी कि रेत का दिमाग ही बना डाले हैं। रेत का हाँ। दिमाग। तो हाँ, मतलब शायद पूरा दिमाग तो नहीं, लेकिन दिमाग से प्रेरणा लेके उसके उसे कुछ सर्किट्स में उतारने वाली जो शैली है, हाँ शायद उसे हाँ कहते हैं न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। और हाँ। ये एक नया शब्द था, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। लेकिन हम्म। मेरे एक अजीज दोस्त हैं चेतन सिंह ठाकुर, जो कि आज हमारे गेस्ट हैं। और चेतन असिस्टेंट प्रोफेसर हैं भारत की सबसे उम्दा यूनिवर्सिटी में, आईआईएससी में। और मैं और चेतन साथ में हम लोग वीएलएसआई सर्किट वगैरह डिजाइन करते थे। फिर चेतन ने एक अलग रुख ले लिया और वे दिमाग की समझ को समझने में लग गए। और इसीलिए मैंने सोचा चेतन को ही बुलाया जाए और समझा जाए यार ये क्या है, क्या न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। हम्म। तो इसी पे बात करते हैं आज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बता रहा हूँ मतलब रेत का दिमाग एकदम ऐसे पोएटिक एक्सप्रेशन है। तुम बोल रहे हो रेत का दिमाग नहीं बना हाँ, सकते। हाँ, तो स्वागत है चेतन। हाँ, नमस्कार प्रणय और ठीक है। सौरभ। बिल्कुल चेतन, तो आपका स्वागत है। पहले तो इसी से शुरुआत करते हैं यार, ये मस्तिष्क में ऐसी क्या खास बात है कि आप उसके कामकाज को एक सर्किट में उतारना चाहते हो? क्यों ऐसा कर रही क्यों रहे हो? अच्छा, देखो मैं तो जैसे एज ए ट्रेनर, आई एम एन इंजीनियर, राइट। जैसे ट्रेन हम्म। हुए हम साथ में थे, जिससे तुमको बताया कि हम दोनों ने साथ में वीएलएसआई में काम किया। हमारी बेसिक ट्रेनिंग इंजीनियरिंग में थी, राइट। उसके बाद क्या हुआ ना कि जब मैंने थोड़ा और इसके बारे में पढ़ने लगा, दिमाग के बारे में कि ये होता क्या है फ्रॉम इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव, राइट, इंजीनियरिंग के ओहदे से कि क्या होता क्या है। तो अभी तुमको, अगर तुम वीएलएसआई में जानते हो, तो वीएलएसआई में क्या होती है, सबसे तीन इंपॉर्टेंट चीजें: पावर, परफॉर्मेंस एंड एरिया, राइट। इसको ऑप्टिमाइज हाँ। करते हैं इंजीनियर चिप बनाने के लिए, राइट। तो हम्म। पावर बोलता है कि मिनिमम पावर कम से कम हो, राइट, ताकि हम्म। तुम जो भी हैंडल डिवाइसेस में यूज कर सकते हो। परफॉर्मेंस, अभी हम देखते हो कि गीगाहर्ट्ज में चल रही है हमारी क्लॉक फ्रीक्वेंसी, राइट। जो फ्रीक्वेंसी। हम सिलिकॉन चिप देखते हैं, जो भी हमारे फोन में है, कहीं पे भी तुमको इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा, राइट, सब जगह चिप्स है। हम्म। और फिर एरिया की भाई कितना स्मॉल हो सकता है। अब तुम ये तीनों पैरामीटर अगर देखो, राइट, तो ब्रेन में क्या होता है, पावर अगर आप देखोगे तो कितना लेता है, 20 वाट का 25 पावर वाट, लेता है, 20 20 वाट, वाट 25 वाट, अराउंड 20 उस वाट। उस रेंज में, हाँ 20 वाट, जिससे तुम एक हाँ, छोटा सा बल्ब जला सकते हो, हाँ राइट, बिल्कुल। है हाँ। ना। और इसका वेट अगर तुम देखो तो 1.5 किलो के आसपास होता है, 1 से 1.5 किलो, 1.5 किलो के आसपास। ठीक। और पूरी बॉडी के प्रोपोर्शन में सिर्फ 2% होता है। हम्म। हम्म। और अगर तुम इसमें देखो कि बेसिक जो कंप्यूटेशन यूनिट है ना, जो बोलते हैं न्यूरॉन सिनेप्सिस, वो बहुत ज्यादा होते हैं, 100 बिलियन हम्म। की। तो हम्म। जो बेसिक उसमें जो कंप्यूट यूनिट है ना, जो बोलते हैं हम, अगर तुम हम्म। सिलिकॉन में बोले कि ट्रांजिस्टर, तो इसमें होता है न्यूरॉन, जो ठीक। काफी अच्छा, सिंपल है और बहुत नॉइजी है। ऐसा नहीं कि जितने 100 बिलियन सब अलग अलग न्यूरॉन है, तो बोल नहीं सकते कि अच्छा। सब सब एक जैसे दिखते हैं, सब अलग अलग है। हम्म। तो तुम बोल हम्म। सकते हो कितना नॉइजी सिस्टम है, राइट, कितना हम्म। हम्म। स्टोकास्टिक है। मतलब अगर तुमने एक न्यूरॉन निकाल लिया ब्रेन में से, उसके ऊपर हम्म। कुछ सिग्नल दिया, जो न्यूरो साइंस में लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हर बार हम्म। तुमको अलग आउटपुट मिलेगा उसका। इतना अच्छा। नॉइजी है, सेम नहीं मिलेगा। हम्म। हम्म। अब ये ऑन द अदर हैंड, अगर तुम इसको देखो ट्रांजिस्टर को, राइट, तुम अगर उसको स्विच जैसा यूज कर रहे हो, तुमने वोल्टेज लगाया, तुमको सेम दिखेगा, 10 10 10 नॉर्मली। हाँ, तो हाँ। काफी डिटर्मिनिस्टिक है। तो यहाँ देखो, ये 100 बिलियन है, इतना हम्म, नॉइजी है, फिर भी हम, हम्म। मैं तुमको रिकॉग्नाइज कर लो कि भाई ये सौरभ है, ये प्रणय है, मैं भूलता नहीं हम्म। हूँ, राइट। हम्म। तो ये कैसे हो हम्म। रहा है? तो जो फंडामेंटल वहां पर चीजें हो रही है ना, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इसके, ये बहुत अलग है। हम्म, जो हम्म। आजकल के जो भी हमने इतने 60 70 सालों में जो भी कंप्यूटर ने इतनी ग्रोथ की है, वो सेम नहीं है, ये कंप्लीटली डिफरेंट ट्रेजेक्टरी हुआ है, राइट। और जो हम्म। भी ये सब इवॉल्व हुआ है, जो इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से, पावर, परफॉर्मेंस एंड एरिया, ये बिलियंस ईयर ऑफ इवोल्यूशन प्रोसेस में इसने इतना ऑप्टिमाइज किया। देख रहे हो, हम्म। तो पावर भी इसका परफेक्ट है। चलता, अगर तुम फ्रीक्वेंसी से कंपेयर करो, तो एक न्यूरॉन फायर करता है 100 हर्ट्ज की बेसिक फ्रीक्वेंसी पे, एवरेज अच्छा। 100 हर्ट्ज। और इधर हम बात करें गीगा हर्ट्ज में, राइट, हाँ। है ना। और मतलब हजार हजार गुना ज्यादा। हाँ। हाँ, तो अब उसमें देख लो कि फिर भी वी आर हम्म। सो परफेक्ट
इन ऑल द एस्पेक्ट। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल डिफरेंस है कि जो अभी के कंप्यूटर्स है और जो ब्रेन जिस तरीके से इवॉल्व हुआ है एज इंजीनियरिंग सिस्टम, बहुत पूरा की पूरा अलग है। तो क्या ये सब डिफरेंसेस, तो हम क्या उनसे सीख सकते हैं कुछ, और कुछ बेटर सर्किट बना सकते हैं जो कि इम्प्रेसाइज होके भी काफी अच्छे से चले? क्योंकि अब जैसे जैसे तुम सिलिकॉन की बात कर रहे थे, राइट, अभी हम तुम जैसे जैसे छोटी प्रोसेस नोड में जा रहे हो ना, तुमने सुना होगा 5 नैनोमीटर की लोग बात कर रहे हैं, 15 नैनोमीटर की फाउंड्री लगा लो, 12 नैनोमीटर की लगा लो। अब उसमें क्या, तो जैसे जैसे तुम ट्रांजिस्टर छोटा बनाते हो उतना वो नॉइजी होते जाएगा, क्योंकि तुम अब क्या कर रहे हो कि करंट बढ़ता है, लीकेज करंट। और जैसे मान लो तुम 10 नैनोमीटर की बात कर रहे हो, उसमें कितने एटम है, 10-12 इलेक्ट्रॉन है जो करंट गवर्न कर रहा है, राइट। और ये तो नॉइजी होगा कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गए जो करंट बता रहे, तो कितना नॉइज, कितना वेरिएंस बढ़ गया ना तुम्हारा, तो नॉइज हो जाएगा। अब उसमें ये सब जो बेसिक सर्किट है जो भी चिप डिजाइन कर रहे हैं, उसमें सब फेल हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक खत्म हो गया। बट ब्रेन का वही हाल है, वो तो सब नॉइजी है, सब 100 बिलियन न्यूरॉन सब अलग अलग है, फिर भी बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये कैसे कर रहे हैं, सब बड़ी अचरज वाली बातें हैं। और दूसरी चीज तुम देखोगे कि हम न्यूरॉन ऑलमोस्ट एवरी सेकंड वी लूज 1 न्यूरॉन। अच्छा, मरते भी रहते हैं ना, क्योंकि हाँ ये तो जिंदा चीज है तो मरेगी भी हर सेकंड में एक मर रहा है। 100 बिलियन तो बहुत ही, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता हमको, तो वो अडैप्ट भी होते जाता है। अब इसमें तुम इमेजिन, बनते भी हैं कि सिर्फ मरते हैं? बनते भी है, बनते जब जो आप ग्रोथ होते ना, जब यंग रहते हो, जब बनते रहते हैं। बट बाद में एक स्टेज के बाद इतना नहीं होता, सिर्फ उनकी थोड़ी बहुत कनेक्टिविटी इधर उधर हो जाती है, तो प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाती है। तो अब इसी तरह तुम देखो, अगर चिप है तुम्हारी, जो एप्पल की लेटेस्ट चिप होगी, या उसमें कम से कम 10 बिलियन ट्रांजिस्टर ऐसा होगा, अगर उनमें से कहीं भी 1-2 इंपॉर्टेंट काम के ट्रांजिस्टर अगर फेल हो गए, तो पूरी चिप गई काम से। तब ये कैसे हो रहा है, राइट। और दूसरी चीज, यहाँ तो कोई ग्लोबल क्लॉक है नहीं जो हम गीगाहर्ट्ज की बात कर रहे हैं। सिंक्रोनाइजेशन तो नहीं है, नहीं, कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं, कोई ऐसी ग्लोबल क्लॉक तो चलने नहीं कि यहाँ से क्लॉक हो रहा है जिसके हिसाब से सब फायर कर, सब अपने आप रेंडमली अपने हिसाब। तो तुम सोच सकते हो इससे बड़ा सा कोई नॉन लीनियर डायनामिकल सिस्टम है तो कैसे काम करते, तो ये बड़ा अचरज वाली बात है। और कंप्यूटेशनल पर्सपेक्टिव से तो वी आर नोवेयर टू अंडरस्टैंड कि कैसे काम कर रहा है भी ये, तो काफी, तो वही है, ये मोटिवेशन से कि आप कैसे अचीव कर सकते हो ये सब चीजें ना, क्योंकि ये जो ऑप्टिमाइज्ड चीज बनी है बिलियन ईयर्स की इवोल्यूशन प्रोसेस में, क्योंकि इसको तो इनके पास तो कंस्टेंट क्या था, एनर्जी कंस्टेंट था मेनली, कि तुमको खाना नहीं मिल रहा है, शुगर लेवल या जो भी, उस हिसाब से आपको कंस्टेंट लेके बेस्ट ऑप्टिमल सिस्टम आप क्या बना सकते हो। तो बढ़िया इवॉल्व हुआ है उस हिसाब से, सब इन सबसे चीजें क्या सीख सकते हैं हम लोग। तो वो एक मोटिवेशन है। और सारे जानवरों का कुछ एक ही तरह से इवॉल्व हुआ है या ऑर्गन? हाँ, है ना, वो तो अंदर का जो कोर है ना, वो ऑलमोस्ट सेम है। बाद में उसके ऊपर हमारा ये कॉर्टेक्स लेयर और कॉर्टिकल लेयर्स ये सब आई है, तो उसके हिसाब से जो लिंग्विस्टिक और ये सब चीजें बाद में इवॉल्व हुई है। बट जो बेसिक जो इमोशंस और वो सब जो चीजें है ना, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, बट ऊपर की जो कॉर्टेक्स है वो ह्यूमन में काफी न्यू है। हाँ, जो अभी 70% है हमारी ब्रेन का, लेकिन जो वो छोटा, जो जिसको पुराना ब्रेन भी लोग बोलते हैं, हिप्पोकैम्पस, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा वगैरह, वो जो सब होते हैं, उस टाइप है ना। बट ये जो कॉर्टेक्स है जो ऊपर है ना, ये जो प्लानिंग वगैरह में ये सब आती है। हाँ, जिसकी वजह से हम गाना वाना गा सकते हैं या कविता लिख सकते हैं। लैंग्वेज सबसे ज्यादा पावरफुल आ गया ह्यूमन में, क्योंकि तुम्हारी उससे ग्रोथ बहुत इवोल्यूशन प्रोसेस में भी। तब ये सब इतना अमेजिंग है। तो एज ए इंजीनियर हम तो ये सोचते कि चलो कुछ ही सीख सकते हैं, कि इससे कुछ बेटर कर सकते हैं, या इससे कुछ हम बना सकते हैं जो जिससे हम कुछ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक और तुमको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ये है अपना सिंपल सी बी होती ना, मधुमक्खी या मक्खी बोल लो, राइट। अब मक्खी का अगर तुम देखोगे तो उसमें कितने, उसमें होते हैं ऑलमोस्ट लाइक 1 मिलियन न्यूरॉन्स, राइट। अच्छा, 1 मिलियन मतलब 10 लाख न्यूरॉन के आसपास होता है। और तुम देखो इतना सा है, उसका बॉडी वेट 1 ग्राम से भी कम होता है। ब्रेन का वेट होता है फ्यू माइक्रोग्राम होता है, राइट। फ्यू माइक्रोग्राम की बात कर, वो पावर लेते अराउंड 10 माइक्रोवॉट। क्या होता है 10 माइक्रोवॉट पावर। अब उस माइक्रोवॉट पावर में वो घूम भी लेती है, अपना कोई पोटेंशियल पार्टनर भी ढूंढ लेती है, खाना पीना भी कर लेती है। इतनी बढ़िया कंट्रोल सिस्टम देखो उसका कितना अच्छा, कहीं भी घूम जाएगी तो हमको सता भी देते, पकड़ नहीं पाओगे तुम। और कितना 10 माइक्रोवाट की बात कर रहे हो। अब तुम बताओ कि ऐसा कोई रोबोट आज तक बना है जिसमें इतना फैंटास्टिक कंट्रोल सिस्टम है? नहीं है। आज तक कोई एग्जिस्टिंग आर्टिफिशियल सिस्टम नहीं जो इतने सालों से हम एआई की भी बात कर रही है। बना के बता दो आप।
कितना छोटा है। इतने अच्छे अच्छे ड्रोन होते हैं, 10 मिनट चलते हैं, इतनी बड़ी बैटरी लगा दो तो बताओ। ठीक है, 10 मिनट में बैटरी खत्म हो जाती है। तो यहाँ मेन चीज है पावर। आप सीखने लायक बात है कि ब्रेन में 20 वॉट मतलब क्या होता है, एक लाइट बल्ब, राइट। और हम बढ़िया काम करते हैं उसमें। तो ये सब चीजें हैं अमेजिंग जो हम डेली लाइफ में इतना यूज करते हैं, बट कभी ध्यान नहीं देते कि ये सब फ्रॉम इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से कितना अच्छा हो सकता है। तो ये विचार कब से इंसान को आना शुरू हुआ कि भाई दिमाग ही इतना विचित्र है, तो इससे हम सीख के कंप्यूटिंग बनाए? ये काफी टाइम से रिसर्च, तुम्हारा एरिया बहुत पुराना है, नया है, कैसा है? अच्छा, तो ये जो स्पेशली न्यूरोमॉर्फिक की अगर बात करें तो न्यूरोमॉर्फिक, इसको ब्रेन इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। तो इसका ज्यादा देखो, ये मेनली निकला है एक काफी विजनरी थे कावामीड करके, राइट, प्रोफेसर कावामीड। ये अराउंड लेट 80s में था। तो ये काफी इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है, राइट। जैसे इसमें न्यूरो साइंस वाले होना चाहिए या मैथमेटिक्स वाले होता कि मॉडलिंग कर पाए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, राइट, जो सर्किट और ये सब बना पाए। तो स्पेशली बेसिकली जब ये स्टार्ट हुआ था ना, इनमें 2-3 इंपॉर्टेंट लोग थे जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा। सर जॉन हॉपफील्ड थे जो फिजिक्स थे और न्यूरो साइंस के बंदे थे। कैलटेक में चालू हुआ था ये सब। तुमने हॉपफील्ड नेटवर्क अगर पढ़ा होगा, जो न्यूरल नेटवर्क कम्युनिटी में अगर होगा तो। कार्वर मीड थे जो सर्किट डिजाइनर थे। अच्छा। तो वो मेन थे जिन्होंने सोचा कि चलो इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करे ब्रेन को। अच्छा। और फिर अपने ये थे फाइमन, सर फाइमन, ये नोन फिजिसिस्ट, राइट, क्वांटम रिचर्ड फेनमैन। हाँ। तो ये सब तीनों लोग एक ही साथ थे। सबसे बड़ी चीज तो ये थी वहां, इसी एक ही टाइम पे सब कंटेम्पररी थे। तो उन्होंने वहां सोचा चलो ये उन्होंने एक कोर्स चालू किया, द फिजिक्स ऑफ कंप्यूटेशन उस टाइम पे। तो वहां पर फिर उन्होंने सोचा कि ये जो VLSI है, न्यूरो साइंस है, कि जो भी नोन चीजें थी उस टाइम पे, क्योंकि लेट 80s में इतना ज्यादा पता नहीं था न्यूरो साइंस के बारे में, क्योंकि हमारे पास इंजीनियरिंग टेक्निक्स भी नहीं थी कि हम न्यूरॉन ब्रेन के अंदर पोक कर पा रहे, क्योंकि पोक करने के लिए तुमको इलेक्ट्रोड चाहिए, राइट। वो सब तुमको अंदर पता ही नहीं क्या चल रहा है। इनफैक्ट ब्रेन प्लास्टिक होता है, ये भी प्लास्टिक मतलब अडेप्टेबिलिटी होती है, राइट, कि हम सीख पा रहे हैं, लर्निंग जो कैपेबिलिटी होती है, वो भी काफी नई हाइपोथेसिस है, राइट। मतलब पहले तो लोगों का ये मानना था कि जो हम सीख के आए वो सब कनेक्टिविटी फिक्स है, अब कुछ चेंज नहीं हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी जो होती है ना, लर्निंग, ये सब भी हम रेगुलर अडाप्ट होते रहते हैं। तो ये वहां से चालू हुआ। उन्होंने एक कोर्स चालू किया था, फिजिक्स ऑफ कंप्यूटेशन, ये 3 लोगों के साथ। तो फिर वहां से फिर जो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो लैब से, और तो ये यूएस में था, कैलटेक में। फिर उसी पैरेलल एक प्रोफेसर थे एरिक विटोस करके यूरोप में। तुमने ये सुना होगा कि लो पावर, वो पहले वॉच मिलती थी ना, स्विस वॉच, कितनी लो पावर होती है, राइट, बड़ी फेमस होती है स्विस वॉच। तो ये जब स्विस वॉच में लो पावर सर्किट, ये सब उन्हीं की देन है। अगर तुम जो सर्किट में काम करते हो उनको पता होगा, EKV मॉडल एक होता है, ट्रांजिस्टर का मॉडल, ये उन्हीं के नाम से, विटोस के नाम से आता है। तो वो लो पावर सर्किट की तरफ से आए, जहां पर काफी सिमिलरिटी है जो फंडामेंटल फिजिक्स होता है ना, जो तुमने न्यूरॉन की बॉडी में देखोगे और जो तुम ट्रांजिस्टर में देखोगे, उस लेवल पर उन्होंने मॉडल करके मॉडल किया था, और काफी लो पावर सर्किट बनाए, नैनो वॉट, माइक्रो वॉट्स में। तो क्योंकि एक गोल तो ये था कि आप ब्रेन के लेवल की पावर और एफिशिएंसी अचीव करें, तो उसके लिए एक ही तरीका था कि आप ट्रांजिस्टर लेवल पे जाके एनालॉग सर्किट में उसको मिमिक करें। अच्छा। तो वहां से वो नॉलेज, और फिर इधर से कार्बामीड का ग्रुप, ऐसे 2-3 मेनली यूएस और यूरोप में चालू हुआ था। तो फिर उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन जो लैब से निकले ना, PhD स्टूडेंट्स जो बाद में, तो वो फिर फैन आउट वहां से हुआ है पूरा। अच्छा। अभी तो बहुत ब्रॉड हो गया है। पहले तो ये जब ये सारे जिन लोगों के नाम बताया ना जो उनकी लैब से, ये सारे सर्किट डिजाइनर थे, एनालॉग सर्किट डिजाइनर स्पेसिफिकली। अच्छा। कि वहीं पर तुमको पावर एफिशिएंसी बहुत ज्यादा मिलती है। इसमें अच्छा, ये फेनमैन का मुझे मालूम था, क्वांटम कंप्यूटिंग भी फेनमैन ने ही शुरू करी थी एक तरह से। तो मतलब क्या दिग्गज आदमी, मतलब ये भी एक फील्ड के शुरू में वो बंदा है, वो थे, सब इन्वॉल्व थे। जॉन हॉपफील्ड काफी फेमस है, जॉन हॉपफील्ड का पढ़ना, न्यूरो साइंस और फिजिसिस्ट थे। तो ये सब 2-3 के कॉन्फ्रेंस होके ये चीज निकल के आई थी। और तो रिवर्स, उन्होंने बोला कि चलो रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखते ब्रेन का। उनका आइडिया ये था कि पहले तो ये था कि भाई जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे मैंने बताया, क्या होते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ब्रेन में? न्यूरॉन होता है, सिनेप्स होता है। न्यूरॉन मतलब जो कंप्यूटेशन कर रहा है, हाँ, जो एक सेल है हमारा, बेसिक ब्रेन का एक सेल, जो बेसिक उसको हिंदी में बोलते हैं तंत्रिका कोशिका। क्या बात, तंत्रिका कोशिका, बढ़िया। और फिर दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, सिनेप्स। तो ये मेन इंपॉर्टेंट जो कनेक्शन है दो न्यूरॉन के बीच में, जो दो न्यूरॉन के बीच में। और यही जो कनेक्शन है ना, ये चेंज करता है
ये चेंज अच्छा। होने से हमें ये जो नई चीजें जो सीखते हैं ना बेसिकली वो उसके चेंज से होता है। ठीक। जो हम बोलते हैं ना कि अच्छा मुझे साइकिल चलाना आ गई, तो कैसे आ गई भाई? कहीं तो कुछ हम्म। चेंज हुआ होगा ना एकदम से, पहले तो हाँ हाँ आता नहीं था आपको। हाँ तो अब वो वहां कुछ चेंज हुआ है, तो वो चेंज होने से हम्म तुम्हारे सर्किट उस तरीके से अडाप्ट हुए कि अब आप वो स्किल सीख गए। तो तो ये मेरे को हमेशा सवाल रहता था, जैसे कंप्यूटर में कोई डेटा स्टोर होता है तो कहीं पे कोई मैग्नेटिक चीज में बिट 1 की 0 होती है, हाँ और ब्रेन में तो ऐसा मैग्नेट टाइप होता नहीं, मैग्नेटिक, हाँ 1 0 होने वाला। हाँ तो हाँ ब्रेन में क्या कोई न्यूरॉन में तो कुछ नहीं होता, तो यानी जो कनेक्शन है वो कोई कनेक्शन, एक्स्ट्रा आ गया या नहीं आया? हाँ दो चीजें, एक तो नया आ गया और एक जो हम्म। एग्जिस्टिंग था वो हाँ हाँ। चेंज हो गया, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया है, उस तरीके से कुछ हो गया। स्ट्रेंथन हो गया अच्छा। या स्ट्रेंथन कमजोर हो, हो गया। देखो उसमें एक हाँ। हैब्स, एक प्रोफेसर हैब थे काफी फेमस ने, हम्म। उन्होंने एक लर्निंग रूल दिया था कि कैसे लर्न करता होगा। मोटा अच्छा मोटा आइडिया ये था कि फायर इट टुगेदर, वायर इट टुगेदर। अच्छा। काफी सर, दो न्यूरॉन हाँ अगर ऐसे है, दोनों के बीच में एक हाँ सिनैप्स है, दोनों ने हाँ अगर एक साथ फायर किया तो इज हाई हाँ। चांस कि दोनों में कुछ कोरिलेशन है, अच्छा। तो वो उसके बीच का सिनैप्स स्ट्रेंथ हो जाएगा। अब ये बात करो तुम बिलियन न्यूरॉन हाँ। लेवल पे ये सब चीजें, हम्म। तो उस तरीके से आप सीखते हो। हाँ। पर ये चीज लेकिन ऐसा है कि तुमको कोई किसी का ब्रेन मिल जाए, मान लो ऐसे सीधे जार में उठा के ले लिया, तो हमारे नहीं पास आप ऐसा नहीं कोई कर रीडर सकते, होता है, उसको पढ़ नहीं सकते कर हो? सकते, ऐसे नहीं कर ऐसा नहीं सकते, कर ये सकते? अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है ये। हाँ। इनफैक्ट मैं तुमको सिंपल से एग्जांपल, तुमको ये पता चल सकता है कि ये टेक्नोलॉजी है कि हम्म, कौन सा न्यूरॉन किससे कनेक्टेड है, ये बता सकते ठीक हो। बात। बट हाँ ये नहीं ठीक है। बता सकते कितने लेवल पे कनेक्ट है और किस तरीके से कनेक्ट है। और उसका तो क्या मतलब है ये भी नहीं उसका पता क्या चलेगा? मतलब है, क्योंकि वो तो इमरजेंट फिनोमिना है। हाँ। अब जैसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सबसे स्मॉलेस्ट नर्वस सिस्टम है एक वॉर्म का, जिसका नाम है सी एलिगन, तुम सर्च कर सकते हो। केंचुआ बेसिकली एक। नहीं वो दिखता भी नहीं, बहुत छोटा है, सी एलिगन अच्छा, करके इतना नाम छोटा? है। हाँ अच्छा। हाँ हाँ बहुत छोटा है। उसमें अच्छा। कितने न्यूरॉन हो गए गेस करो? हो गए 100? 10,000। 1 10,000? लाख 100? नहीं 100? नहीं नहीं। 300 न्यूरॉन है उसके, 300 तीन अच्छा सौ न्यूरॉन है। चलो बस देखो, बस। मैं जीत गया हाँ, प्रणय। हाँ, 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 बेटर हाँ, गेस। तो ये अब उसके कनेक्शन देखो 300 में अराउंड 7 से 8 के आसपास सिनेप्स है, मतलब उतने कनेक्शन है उनके, ठीक है। मतलब कोई आपस में जो भी कनेक्टिविटी है। हम्म। अब उसमें ये पता है कि ये किससे क्या कनेक्ट है, इसको कनेक्टॉम बोलते हैं। तुमने अगर ये टर्म सुनी होगी ना, तो क्या कनेक्टॉम। सारे न्यूरॉन ऑलमोस्ट सबसे कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से नहीं क्या? होता है, नहीं नहीं वैसा अच्छा, नहीं होता, बट जो ऐसा नहीं होता। लोकली है ना, ये तो छोटा जो है, तो आसपास है। इसमें इसमें बोल हम्म। सकते हो कि जो अच्छा, सभी ये करें इतना छोटा छोटा है ही तो है। सारे होते हैं, ठीक है। तो 7,000 के हिसाब से तुम रफली एवरेज कर सकते हो कि कितना होगा। ठीक है, डन। तब उसका तुमको कनेक्टॉम पता है, कनेक्ट मतलब कौन किससे, बट ये नहीं पता है कि कैसे कनेक्ट, तुम फिर भी उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाओ, इतना छोटा नर्वस सिस्टम। तो आप सोच लो कि ब्रेन का क्या हाल हो रहा होगा, जहाँ 100 बिलियन न्यूरॉन है, 100 ट्रिलियन सिनेप्सेस है। 100 ट्रिलियन, ये नंबर ही नहीं समझ में आ रहा। मतलब ठीक है। एक न्यूरॉन एवरेज हाँ। करके 10,000 दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड है। बाप रे, इतने छोटे में इतने सारे कनेक्शन, तारें हाँ उलझ जाती हैं हमारी यार, हाँ हमको प्रॉब्लम हाँ हो जाती है। वायर हार्नेस बनानी पड़ती है अच्छी सी, जो हमारे हाँ रोबोट में। ठीक हाँ। है। तो अब आप सोच लो कि और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम जो है ना, अगर आप हाँ एज ए इंजीनियर के तरीके से सोचो, तो मेजर हाँ प्रॉब्लम है राउटिंग की। क्योंकि हाँ ये तो अपना 3D सबस्ट्रेट हाँ है ना, हाँ तो हाँ। इसमें 3D ऊपर नीचे कहीं भी, और करेक्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल सिलिकॉन में क्या है, राउटिंग, क्योंकि वो 2D सबस्ट्रेट है, आप ऊपर जा ही नहीं सकते हो। तो ये इसके कारण आप बहुत सारी चीजें में गड़बड़ हो जाए, मिस इसलिए कर अभी जाते हो। अभी सिलिकॉन तो में भी नई नई ये इतने सारे हैं, ये आपस में इंटरफेरेंस नहीं होती है? इतने उलझे हुए होंगे। इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस के सिस्टम ही सेंस तो में, है। नहीं उनके इलेक्ट्रिकल ऊपर सिस्टम ही तो है। बढ़िया सी माइलिन शीट होती है इंसुलेशन की, अच्छा और वो अच्छा। माइलिन शीट अगर आपकी गड़बड़ हो गई तो उसी का हाँ। रीजन है आपको पार्किंसंस और ये सब प्रॉब्लम होती है, ओ, तो क्योंकि आपकी इंसुलेशन खराब हो जाने से। इंसुलेशन हाँ। खराब होने से। तो वहां से सारी हाँ। मेंटल प्रॉब्लम हो चालू होती है, आपका इंसुलेशन खराब है, ओ। मतलब जो आपने बोला इंटरफेरेंस वो चालू हो जाता है आपका, आपने सिग्नल दिया वो वहां तक हम्म पहुंचे ही नहीं, समझ लो, हम्म। ट्रिमरिंग हो रही, कुछ हो रही, तो ये सब प्रॉब्लम वहां हाँ। से चलती है, माइलिन शीथ बोलते हैं उसको। ओके ओके ओके। वाह वाह। तो वैसे तो सौरभ, बायोलॉजी और जीव विज्ञान में मैं वैसे ही पैदल हूँ, पर ये सब सुन के मुझे और भी लग रहा है यार कितना कुछ नहीं पता है। तो खैर, लेकिन ये बताओ चेतन, ये जो आपने बताया कि दिमाग के बारे में न्यूरो साइंस में भी कितना पता है हमें, मतलब कितनी सारी चीजें, जैसा आपने बोला हमें पता ही नहीं, हम कैसे नई संकल्पनाएं हाँ सीखते हैं, हाँ हाँ कॉन्सेप्ट्स हाँ। कैसे बनाते हैं, तो ये ये सब देखो अभी भी नहीं पता। हाँ तो हमें पता क्या है अभी हाँ, दिमाग के देखो बारे मैं में? थोड़ा बहुत रफ बता दूंगा, क्योंकि हम्म, मैं भी न्यूरो साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ। बट देखो हम्म, ये एक अच्छी चीज है कि ये जो बड़ा नाइस सिम्बायोटिक रिलेशन है इंजीनियर और न्यूरो साइंस के बीच में, राइट,
जब तक इंजीनियर अच्छे टेक्निक्स नहीं बनाएगा, न्यूरोसाइंस एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता। जब तक वो न्यूरोसाइंस ज्यादा नहीं जानेगा, न्यूरोसाइंस नई चीजें नहीं बना सकता, मतलब इंजीनियर नई चीजें नहीं बना सकते। बढ़िया लूप है। तो ये न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग का भी 2 वे गोल्स था जब चालू हुई ना फील्ड का। एक पर्पस तो ये था कि आपको जो पता है आप उसको समझ के, जो भी माइक्रो सर्किट पता है, जैसे हमारे इसमें बहुत सारे पाथवेज है, जैसे एक बोल दो विजुअल पाथवे की, आंख रेटिना से लेकर विजुअल कॉर्टेक्स तक कैसे जाता है, पाथ कैसे जाता है, या ऑडिटरी कॉर्टेक्स की, भाई हम कान से जो कान आया, फिर कॉक्लिया आया, राइट, कॉक्लिया प्री प्रोसेसिंग स्टेज है, फिर वहां से ऑडिटरी कॉर्टेक्स में हमने कैसे परसीव किया साउंड को। अभी जो भी पता है इसको समझ के कोई हम बेटर सर्किट बना सकते हैं, या कोई बेटर इंजीनियर सॉल्यूशन बना सकते हैं कि मान लो ये विजुअल पाथवे कोई अच्छा सिस्टम बना सकते हैं कि हमारा विजन टास्क प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या ऑडिटरी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो एक तो वो गोल था कि आप समझ के कुछ इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। एक था कि ये जो फंडामेंटली डिफरेंट है, जैसे मैंने बताया कि भाई बहुत पैरेलल सिस्टम है, ये पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड, सब 100 बिलियन एक साथ काम कर रहे हैं। ऐसा नॉर्मल इसमें तो होता नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पर देखो कि सब तुम्हारी मेमोरी, जैसे मैंने बताया 2 न्यूरॉन सिनेप्स से कनेक्टेड है, ये सब एक जगह मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मल कंप्यूटर में देखोगे तो मेमोरी कहीं और पड़ी है, एसरैम डीरैम में आपने स्टोरेज किया, या एएलयू है, आपने वहां से रीड किया कुछ कंप्यूटर वापस लिखा। तो ये बॉटलनेक है, इसको बोलते हैं वॉन न्यूमन कॉन्फ़िगरेशन, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ऐसा होता ही नहीं अपने इसमें। होता है कि न्यूरॉन है, सिनेप्स है, और सब एक साथ इसको वहीं पे आ रहा हूं। तो ये 2 गोल थे। तो उसमें था कि अब चलो हमको पता है कि इसका ओवरऑल प्रिंसिपल कैसा है या स्ट्रक्चर कैसा है, हम उसको देख के चलो हमने पैरेलल सिस्टम बना दिए, या तो सिलिकॉन सर्किट बना दिए, या जो एफपीजीए इमुलेशन कर दिया, इस टाइप की अगर तुमने चीज यूज करके, अब तुम्हारे पास सिस्टम उस लेवल का आ गया। मान लो तुमने बिलियंस ऑफ मॉडल बना के, नाउ कैन यू आस्क राइट क्वेश्चन इससे, तो वो डिस्कवरी इनको हेल्प हो जाती है ना। और फिर जैसे मैंने बताया पूछ रही कि क्या क्या पता है, राइट। तो पहले तो क्या होता था कि सिंगल इलेक्ट्रोड डालते थे और न्यूरॉन को देख लिया, चलो विजुअल कॉर्टेक्स में डाल दिया, यहाँ से मंकी को कुछ दिखाया, और उसके बाद पता किया कि कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। बट यहाँ तुम एक सिंगल न्यूरॉन की बात कर रहे हो या कुछ न्यूरॉन की बात करो, ये पूरा एक साथ कैसे काम कर रहा है वो कैसे पता करोगे। तो उस लेवल पे जो भी आप अजम्पशन और हाइपोथेसिस बनाते थे, उस लेवल का पता था, मतलब छोटे छोटे माइक्रो सर्किट आपको पता थे। और अभी एटलीस्ट ये मैपिंग पता है कि कौन सा पार्ट क्या करता है। अच्छा। तो वो सब चीजें, बट इमर्जेंट फिनोमेना कैसे आता है, ये कॉन्शियसनेस की जो हम बातें करते हैं, ये सब चीजें मुझे जहां तक पता है अभी सब ये सब क्लियर कुछ नहीं है। अभी न्यूरोसाइंस को समझते समझते इसको काफी डिकेड्स लग जाएंगे। मैं तो बोलता हूँ कि ये पूरी सेंचुरी लग सकती है जस्ट सीखने में। तो जैसे लोग बोलते हैं कि भाई हम एआई वेआई बना देंगे दिमाग जैसी, अभी पता ही नहीं दिमाग कैसा है, तो कैसे पता कि हम उस जैसे हो रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो हमें यही नहीं पता कि ये क्या भला है। हाँ, और एआई में तुम देखो, एआई में कि तुम बोलते हो कि चलो मैंने एक कोई बड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, मुझे इमेज रिकॉग्निशन आ जाता है या ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब उसको रन करने में भी तुम इतने सारे जीपीयू पे रन करते हो, राइट, जो किलोवाट्स ऑफ पावर ले लेता है सिर्फ वो एक टास्क करने में। यहाँ वही टास्क उसके साथ बहुत सारी टास्क 20 वॉट में कर देते। तो कंपैरिजन भी फेयर नहीं है ना। तो वही है कि एक स्पेसिफिक टास्क आप बना सकते हो, एआई केपेबल है, बट ये ओवरऑल पूरा इमर्जेंट फिनोमेना पूरा ऐसा लाना एक साथ काफी तो लेकिन ये भी जैसे एआई ओवरऑल ही जो है जिसको बोलेंगे न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह, जबकि 48 49 में आए, पर वो दिमाग से ही इंस्पायर्ड थे, वो उसी से इंस्पायर्ड राइट। तो ये मुझे बताओ, तो एक तुम्हारा गोल है कि इंस्पायर होके कोई नई इंजीनियरिंग बन जाए, वो भी चलेगा? क्योंकि जैसे एक फेमस कहावत है ना कि भाई फाइनली प्लेन बर्ड इज नॉट अ प्लेन, कि भाई हमने चिड़िया को देख के इंस्पायर होके प्लेन बनाया, लेकिन प्लेन की अलग संरचना है, वो इंजीनियरिंग अलग है। आप नेचर से इंस्पायर हो सकते हो, पर जरूरी नहीं कि उसको कॉपी करना है आपको। तो हम सब उड़ते हैं रोज, लेकिन प्लेन अपने हिसाब से उड़ता है और चिड़िया अपने हिसाब से उड़ती है। और अगर हम बहुत ज्यादा चिड़िया को कॉपी करते हैं तो प्लेन नहीं बनता। नहीं बनता है। नहीं सही है। हाँ। क्योंकि तुम देखो ना कि वहां सबस्ट्रेट ही अलग है।
अब ब्रेन में देखो, यहाँ सब बेसिक चीजें, मटेरियल अलग है बिल्कुल। अब वो तुम सिलिकॉन में बोलो कि यही कॉस्ट फंक्शन है और यही सिस्टम तुमको ऑप्टिमाइज करना, तो सही नहीं है ना। हाँ, और आप अलग चीजें भी कर रहे हो। अब कोई ऐसी चिड़िया थोड़ी है जो कि 400 लोगों को लेके उड़ सकती है। प्लेन तो 400 लोगों को लेके जो है मतलब बैंगलोर से जो है न्यूयॉर्क पहुंच जाता है 15 घंटे में। तो आपके ऑब्जेक्टिव भी तो अलग है, ऑब्जेक्टिव अलग है ना आपके, है ना। हाँ, और कोई एआई भी आप देख सकते हो, कोई इतने हाई स्पीड कैमरा आते हैं जो कि साला क्या कहते हैं प्रोडक्शन लाइन से ऐसे फट 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 चीजें निकल रही हैं और डिफेक्ट ट्रैकिंग करेगा। आप तो आंख से नहीं कर सकते, तो कभी-कभी तो आप वो जो अलग चीजें भी कर सकते हो। अलग ही। और जैसे हम कंपेयर कर रहे थे ना, जैसे कंप्यूटर और ब्रेन के बारे में जो बताते हैं गीगाहर्ट्ज में, तो ऐसा नहीं कि वो चीज खराब है, बट ब्रेन कुछ चीजों में बहुत अच्छा है। और स्पेशली आई वुड से कि ये जो परसेप्चुअल टास्क होती है ना, कॉग्निटिव टास्क जो होती है बहुत क्वालिटेटिवली। ऐसा नहीं कि तुमको 2 बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना और फाइंड आउट, हम तुमको बोलोगे तो नहीं आएगा बिल्कुल। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं बोलूँ कि भाई तुम रात में भी काफी अंदर, तुमको एक जरा सा क्यों मिला, तुम पहचानोगे कि प्रणय है। कितना नॉइजी सिग्नल है, अगर आप ये वहां कोई कंप्यूटर भी लगा दो कितना भी अच्छा, वो नहीं कर पाएगा। तो दोनों डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसिकली कंप्यूटर अपने तरह से, हम ये कंपैरिजन भी फेयर है कि भाई दिमाग बड़ा अच्छा है, कंप्यूटर गधा है। नहीं, वो अपने काम में बहुत अच्छा है, हम अपने काम में बहुत हाँ, अच्छे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर, हम ये नहीं कि नॉर्मल कंप्यूटर रिप्लेस कर रहे हैं, ये टास्क के लिए हम ये अप्रोच फॉलो करने की सोच रहे हैं। राइट। और या फिर उससे कुछ और इंस्पिरेशन मिल जाए जिससे हम और कुछ बढ़िया, जैसे अब मैंने रिसेंटली सुना था वो जो इवेंट कैमरास आए हैं, वो हमारी जो हमारे विजुअल कॉर्टेक्स और आंख की चीजों से इंस्पायर होके नए टाइप के कैमरास जो अब मार्केट में आने लगे हैं, तो वो भी अलग तरह से ही बने होंगे। कौन सा उन्होंने हमारी क्या कहते हैं एक्चुअल न्यूरॉन लगा दिए, लेकिन इंस्पिरेशन वही है। इनफैक्ट मेरी लैब में 4-5 वो कैमरे पड़े, हमारी लैब में हम कुछ बना रहे हैं वो कैमरा। हम इनफैक्ट सिलिकॉन रेटिना बना रहे हैं अभी। जो पूरे मॉडल कर रहे हैं, जो बाइपोलर सेल होता है ना रेटिना में, अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, बाइपोलर सेल होते हैं, गैंग्लियन सेल होते हैं, राइट। वो रॉड और कोन वगैरह क्या जो भी बोलते हैं, रॉड और कोन्स तो सेंसर हो गया है, राइट। अच्छा, जो बेसिकली रॉड एंड कोन्स करता क्या है, तुम्हारे आंख के ऊपर फोटोन पड़े और उसके बाद वो करस्पॉन्डिंग वोल्टेज जनरेट करता है, तो ये सेंसर है। सेम तुम सिलिकॉन में कैसे करोगे, फोटो डायोड होता है कुछ वो फोटो डायोड लगाते, फोटो डायोड लगाए तो सेंसर। बट उसके बाद रेटिना में क्या होता है ना कि बहुत सारी कंप्यूटिंग करते हो, तुम्हारे पास अगर तुम कैलकुलेट कर रहे हो तो जो तुम डेटा ले रहे हो गीगा सैंपल्स पर सेकंड के स्पीड से आता है, बट जो ब्रेन में जाता है वो सिर्फ मेगाबाइट्स में जाता है। ठीक है, तो काफी कंप्रेशन ऑलरेडी रेटिना में हो जा रहा है। बेसिकली बहुत अच्छा डाउन सैंपल किया जो कि काम का है, कंप्रेशन काम की चीज है। कंप्रेशन अब तुम नॉर्मल कैमरे से तुम कंपेयर कर, नॉर्मल कैमरे कैसे फोटो डायोड है तो जो भी आ रहा है जाने दो। तो इसके कारण क्या होता है ना कि बैंडविड्थ इशू आ जाता है वहां पर। तो जो सिलिकॉन रेटिना की जो आप बात करो, इसको सिलिकॉन रेटिना बोलते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या है, 2-3 जो मेन प्रिंसिपल है सिलिकॉन रेटिना में, क्या है कि नॉर्मल, मैं कंपेयर बताता हूँ आपको सिंस तुमने ये पॉइंट रेस किया। तो नॉर्मल कैमरे में क्या होता है कि फोटो डायोड लगा दिया तुमने, पिक्सल पिक्सल पिक्सल, तुमने बोल दिया भाई 1000 बाय 1000 का कैमरा है, मतलब 1 मेगापिक्सल हो गया, राइट। ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि नीचे तुम क्या करते हो, एक एक कॉलम रीड करते जाते हो, ठीक है। और उस हिसाब से तुम बोलते कि भाई 50 हर्ट्ज का फ्रेम रेट है मेरे इसका, 50 फ्रेम पर सेकंड, क्योंकि वो स्पीड बॉटलनेक आ गया ना, तुमको सब पिक्सल रीड करना है 1 बाय 1। क्योंकि नीचे A to D कन्वर्टर लगा है, क्योंकि फोटो डायोड ने क्या किया, फोटोन को लिया, करंट में कन्वर्ट किया, करंट या वोल्टेज जो भी, और उसके बाद तुमने ADC से उसको डिजिटल डेटा में कन्वर्ट, डिजिटल डेटा बना लिया, ठीक। तो ये 50 फ्रेम पर सेकंड आ गया भाई, ये लिमिट हो गया। सिलिकॉन रेटिना में क्या कर रहे हैं कि कोई एडीसी है ही नहीं। अच्छा। उसमें क्या कर रहे हैं, रेटिना के हर फोटो डायोड के पीछे कुछ छोटा सा सर्किट लगा दिया। वो क्या करता है, छोटा सर्किट मतलब मैं सिंपल लेमन टर्म्स में बोलूं कि डिफरेंशिएटर सर्किट लगा दी। डिफरेंशिएटर क्या करता है कि वो चेंज डिटेक्ट करता है बस, राइट कि पहले और दूसरे में फर्क क्या है। तो बेसिकली वो dy/dt बोल सकते हो ना, चेंज डिफरेंशिएशन कर रहा है। जो चेंज हुआ तो ये बोलेगा कुछ नई चीज आई मुझे। अब कुछ नई चीज आई तो क्या करेगा, उसमें भी वो नंबर नहीं भेजता है, वो सिर्फ भेजता है स्पाइक 1 और 0। तो तुम्हारा डेटा भी बहुत छोटा हो गया सिर्फ, बट तुमको लोकेशन की इंफॉर्मेशन भेजने की कौन सा पिक्सल ने ऑन हुआ है, तो वो फिर वो जाता है। और ये पूरा असिंक्रोनस है, इसमें कोई ग्लोबल क्लॉक या शटर स्पीड नहीं है। तो उसमें क्या हो रहा है कि इंसान का है, हाँ, तो उसमें क्या हो रहा है कि मान लो ये पूरी तुम्हारी विजुअल फील्ड है, विजुअल फील्ड में मान लो कुछ ही पार्ट हमेशा ब्लिंक करेगी, पूरी सीन तो चेंज होती नहीं एकदम से नॉर्मल केस में, तो उतने ही पिक्सल ब्लिंक करेंगे कि भाई यहाँ 1 1 मुझे कुछ नहीं, तो उतना ही है, तुम्हारा बैंडविड्थ भी बच जाए। तो इसलिए ये है ना कि बहुत फास्ट स्पीड तुम अचीव कर सकते हो और बहुत लो पावर पे। तो इसीलिए
ये इज वन ऑफ द सक्सेस स्टोरी न्यूरोमॉर्फिक की इवेंट कैमरास टाइप। हाँ, तो event ये मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि इंसानों और जानवरों में भी यही होता है ना, कि जैसे जो छोटे जानवर होते हैं उनको, जैसे मक्खी, अगर हाथ आप उसके पास ले जाओ तो वो उड़ती है, पर अगर हाथ कुछ हिल नहीं रहा है सीन में ना, तो वो रिएक्ट नहीं करेगी। लेकिन इंसान जो होता है वो कर सकता है रिएक्ट। तो धीरे धीरे हम लोगों को खड़ी हुई चीज भी दिखने लगी, पर ज्यादातर जानवर जो है वो सिर्फ भागती चीज को ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं, खड़ी चीज को नहीं, क्योंकि वो सर्वाइवल वाली चीज आ गई ना वहाँ। हाँ, क्योंकि सर्वाइवल आ गया, आपको सर्वाइव करना है तो आपको वो चीज इवॉल्व हुई है अच्छे से, बाकी चीज जिसकी जरूरत नहीं वो हटा दो, क्योंकि एनर्जी कंस्ट्रेंट है, फंडामेंटल कंस्ट्रेंट है एनर्जी। ये जबरदस्त एक सक्सेस स्टोरी है तुम्हारे फील्ड की। हाँ, मतलब काफी अब तो कमर्शियल आ गई, इवेंट कैमरास तो अब कमर्शियली अवेलेबल है, हम लोग भी देख रहे थे रोबोट के लिए। हाँ, तो मेरी लैब में है काफी, हमने काफी पब्लिकेशंस भी की। ठीक है, फिर कभी आएंगे तुम्हारी लैब में देखने। हाँ। तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल था, चेतन, तुमने बताया किस तरीके से A to D कन्वर्टर, डिजिटल कन्वर्जन होता है एक नॉर्मल कैमरा में। तो इस आपकी जो फील्ड है इसमें भी हम लोग एनालॉग सर्किट्स की बात कर रहे हैं ना, हम लोग डिजिटल की बात। तो एक डिजिटल सर्किट्स में भी एक कंस्ट्रेंट है ना, कि आपको एनालॉग सिग्नल लेना है, कन्वर्ट करना है, प्रोसेसिंग डिजिटल में करनी है और फिर से एनालॉग में कन्वर्ट करना है। तो ये चीजों की वजह से भी एक तो बैंडविड्थ लगती है, स्लो होता है। तो आपके इसमें एनालॉग सर्किट्स ही ज्यादा होंगे ना, तो उससे भी कुछ बेनिफिट होता है? हाँ, तो देखो ऐसा था, ये जैसे मैंने बताया, जो सब जब स्टार्ट हुआ था ना, सब एनालॉग सर्किट डिजाइनर थे, डिजिटल वाले कोई नहीं थे। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एनालॉग और डिजिटल में अंतर क्या है, दोनों में ट्रांजिस्टर सेम ही है। जस्ट आप वहां पर आप डिजिटल में सिर्फ 2 स्टेट है, 1 और 0। तो उसके कारण क्या होता है कि अगर कोई नॉइज भी आए तो तुम्हारे पास इनफ मार्जिन है करेक्ट करने के लिए, राइट। एनालॉग में क्या ऐसा नहीं है, इसमें सिग्नल है तो सब वैलिड सिग्नल है, सारी स्टेट वैलिड है। तो ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है ना, उसके कारण कि जब तुम बड़े सर्किट बनाते हो, तो अगर डिजिटल में बनाया तो एरर करेक्शन है या जो नॉइज के कारण जो हमको इम्यूनिटी मिल रही है वो स्केल अच्छी हो जाती है, तुम बड़े सर्किट बना सकते हो। एनालॉग में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि सारी चीजें जो मैंने बताया, सारी स्टेट वैलिड स्टेट है, तो यार नॉइज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो स्केल करने में दिक्कत आती है, सबसे बड़ी एक चीज। बिल्कुल। बट वही मैं बोल रहा हूँ कि अब तुम सिस्टम लेवल पे कुछ ऐसी चीजें कर सकते हो क्या, ताकि ये मिटिगेट हो जाए, क्योंकि ब्रेन में भी यही सब चीजें हैं, यही सब प्रॉब्लम्स है। अगर तुम ब्रेन को देखो एज इंजीनियर, तो इसे मिक्स सिग्नल डिजाइन, जिसमें क्या हो रहा है, जो कंपटीशन हो रहा है वो हो रहा है एनालॉग में, है ना, बट जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो डिजिटल में। क्योंकि तुम ब्रेन की लैंग्वेज देखोगे तो क्या बाइनरी है, स्पाइक भेजता है, तुमने टर 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 वो देखा, तो एज मिक्स सिग्नल डिजाइन तुम सोच सकते हो। तो वहां पर से काफी इंस्पिरेशन मिलती है कि चलो आप कंप्यूट लोकली करो, बट जब सिग्नल भेजना है, क्योंकि सिग्नल अगर तुम एनालॉग में भेजोगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, वो डीके हो जाएगा वो द टाइम, सिग्नल क्वालिटी खत्म हो जाएगी, एसएनआर कम हो जाएगा, सिग्नल टू नॉइज रेशियो कम हो जाएगा, तो वो सब प्रॉब्लम है। तो उसके लिए क्या, ब्रेन ऐसा इवॉल्व हुआ है, उसको ही पता है कि क्योंकि तुम्हारे पैर पे अगर किसी ने चींटी काटी तो उसको सिग्नल ब्रेन तक आते आते 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी आया, तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो उसने ऑटोमेटिक इवॉल्व किया कि भाई स्पाइक भेजो, डिजिटल सिग्नल, जो कि मैं तो वहां इनकोडिंग अलग है, इनकोडिंग ही अलग है। हाँ, तो अब वही चीजें, बट वो है कि जैसे हम अब बोला कि एनालॉग में क्या फायदे, राइट। एक तो मैंने नुकसान बता दिया, एनालॉग में नुकसान क्या, स्केल नहीं कर पाता, बट अगर आप ये प्रिंसिपल यूज करो तो आप कर सकते हो कुछ हद तक। अब नॉर्मल अगर तुम देखो, जो इंडस्ट्री भी इतनी ग्रो हुई है सिलिकॉन डिजाइन, मेनली बिकॉज ऑफ डिजिटल सर्किट्स। क्योंकि अभी क्या होता है, एनालॉग जो भी हो पेरीफेरी पे है, एडीसी जैसे आप, क्योंकि रियल वर्ल्ड सिग्नल सब एनालॉग है। आप फटाफट डिजिटल में कन्वर्ट कर देते हो, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो खत्म कर दो। तो उससे क्या होता है ना कि एडीसी आपको भर के लग गए बाउंड्री पे, उसके बाद अंदर बट होता क्या है ना कि तुम्हारा एडीसी मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो हम लोग बस कन्वर्ट कर रहे हैं एनालॉग सिग्नल को डिजिटल। हाँ, बट हमारा कोई लाइट वाइट आ रही है तो है या नहीं है, ऐसा। हाँ, तो वो अब यहाँ चक्कर क्या होता है कि एनालॉग, रियल वर्ल्ड तो तुम्हारा एनालॉग है, तुम उसको तो अवॉइड कर नहीं सकते। तुम्हारी जो लाइट आ रही है या जो तुम्हारा सिग्नल आ रहा है या वोल्टेज आ रहा है, जो भी है वो सब एनालॉग वर्ल्ड है, बाहर एनालॉग वर्ल्ड, कंटिन्यूअस वर्ल्ड है, राइट। तो तुमको करना ही करना है,
राइट। तो अभी क्या होता है कि तुमने उतना ही एनालॉग यूज करती है इंडस्ट्री। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग और ब्रेन इंस्पायर्ड में फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि यहाँ पर तुम एनालॉग को यूज करो कंप्यूट करने के लिए। कैन यू डू कंप्यूटेशन? एनालॉग से कंप्यूट कर सकते हो क्या? तो वो अगर मैं जैसे बोला फिर से मैंने कि एक एग्जांपल देता हूं तुमको कि 2 नंबर है, 8 बिट नंबर है, मल्टीप्लाई करना है तुमको। डिजिटल में क्या करोगे, 8 बिट है, बाइनरी में कन्वर्ट किया और फिर उसको मल्टीप्लाई किया और उसको फिर तुम डिजिटल गेट से इंप्लीमेंट करते हो। गेट सबने पढ़े होंगे, लॉजिक गेट, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, राइट। और उसके अंदर ये अब किससे पूछोगे? नहीं, हमारे श्रोता सब टाइप के, सबने नहीं पढ़े होंगे ऐसा मत बोलो, पर ठीक है, समझ सकते हैं कि भाई 2 गेट हुआ तो 1 और 0 1 हो जाता है, 0 0 0 हो जाता है, तो सिंपल। एक गेट में भी अंदर घुसोगे ना, अंदर घुसोगे तो गेट के अंदर क्या ट्रांजिस्टर है अल्टीमेटली, बट वहां ट्रांजिस्टर जो यूज हो रहा है वो है स्विच जैसा। तुमने उस पर वोल्टेज लगाया तो वो ऑन हुआ, हटा दिया तो 0 हो गया, राइट। सिंपल स्विच जैसे यूज करते हो तुम, जो भी स्टैंडर्ड तुम्हारे कंप्यूटर में जो भी लाइट बल्ब का स्विच मान लो। हाँ, लाइट बल्ब का स्विच, बिल्कुल। तो एक ट्रांजिस्टर तुम वैसे यूज कर रहे हो। बट तुमको जैसे मतलब 8 बिट अगर 2 नंबर है 8 बिट के, उसको मल्टीप्लाई करना तुमको कम से कम 8-10 हजार गेट लग जाते हैं। अच्छा, गेट्स, और एक गेट्स के अंदर में बोला रफली तुम मान लो कि 6 ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो कितने 60,000 तुम ट्रांजिस्टर यूज करो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक, राइट। यही तुम एनालॉग में करो, एनालॉग में कितने तुम 4 या 5 ट्रांजिस्टर से कर लोगे पूरी चीज। अच्छा, क्योंकि वहां पर तुम जो ट्रांजिस्टर के डिवाइस फिजिक्स है वो यूज कर रहे हो। तो अगर जैसे ट्रांजिस्टर भी डिफरेंट ऑपरेटिंग रीजन में काम करता है, अगर तुम उसको बोले कि वीक इन्वर्जन में अगर काम कर रहा है, वीक इन्वर्जन मतलब तुम ना जो बायस कर रहे हो ना उसको, ट्रांजिस्टर को जहां ऑपरेट कर रहे हो, लो करंट की तरफ अगर ऑपरेट कर रहे हो, तो वो उसमें क्या होता है ना, अगर ट्रांजिस्टर को आप देखो तो 3 टर्मिनल डिवाइस है, ठीक। उसमें क्या होता है कि आप वोल्टेज अप्लाई करो, राइट, एक टर्मिनल पे, तो ये 2 टर्मिनल के बीच का तुम करंट कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, समझे? अब ये वोल्टेज तुम कंट्रोल करते हो, और ये वोल्टेज और ये जो करंट दूसरे जो टर्मिनल के बीच में हो रहा है, इनमें बहुत शानदार रिलेशन होते हैं। एक अगर वीक इन्वर्जन में जाओ तो एक्सपोनेंशियल रिलेशन होता है, आप थोड़ा और बायस बढ़ा दो तो वहां पर स्क्वायर रिलेशन होता है। तो आप देखो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने सिर्फ सिंगल ट्रांजिस्टर से कर सकते हो। अब यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर मैं बोलूं कि तुम मैटलैब में टाइप करो, एक्सपोनेंशियल तुमने मैटलैब में टाइप किया या कहीं पर, तो वो जाएगा एएलयू में जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाएगा जो कि बड़े बड़े लुकअप टेबल लेगा या कुछ लेगा, और उससे वही 50-60 हजार या वो तो कुछ एक्चुअली टेलर सीरीज बना करके एक्चुअल कंप्यूट करेगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस करके कुछ 1 मिलियन क्या 15 मिलियन ट्रांजिस्टर यूज करेगा करने के लिए। तो यहाँ ये फंडामेंटल डिफरेंस है। बट अब तुम क्वेश्चन करोगे फिर क्यों करना है, तो जो फंडामेंटल क्वेश्चन आता है कि क्यों करना है, तो भाई उसमें ये होता है जहां तुमको प्रिसाइज कंप्यूटेशन चाहिए, डिटर्मिनिस्टिक चाहिए, वहां जाओ तुम डिजिटल करो, बट तुमको भर भर के ट्रांजिस्टर लगेंगे वहां। बट जहां पर तुमको इम्प्रिसिजन चल जाएगा, या तुमको ज्यादा डायनामिक रेंज नहीं चाहिए, इतना प्रिसिजन नहीं चाहिए, वहां तुम एनालॉग में करो। तो ये जो इस टाइप की जो एप्लीकेशन है, जो मैं बोल रहा हूँ, ये परसेप्चुअल टास्क हो गई या कॉग्निटिव टास्क हो गई, इनमें ज्यादा प्रिसीजन नहीं चाहिए होता है, क्योंकि तुमको क्वालिटेटिव डिसीजन लेना है कि भाई ये सौरभ है कि नहीं, ये प्रणय है कि नहीं। तुमको ऐसा नहीं कि इसकी डायमेंशन कितनी क्या है, ये नहीं करना है, समझ रहे हो? तुमको ये बताना ये बड़ा है कि छोटा है, या इससे बड़ा है कि नहीं है, ये थोड़ी बताना कि ये 4 मिलीमीटर का है और ये 10 मिलीमीटर का है। तो मोर क्वालिटेटिव डिसीजन लेना, राइट। तो इन सबको ये जो क्वालिटेटिव डिसीजन लेना है ना तुमको रियल वर्ल्ड में, ये हार्ड प्रॉब्लम होती है कंप्यूटर के लिए। बट ये चीज अगर तुम इस तरीके से करो तो तुमको काफी सस्ते में आप हो जाएगा। और इसलिए एनालॉग कंप्यूटिंग इज परफेक्ट फॉर दिस एप्लीकेशन, क्योंकि एनालॉग इम्प्रिसाइज, एनालॉग में ज्यादा तुमको डायनेमिक रेंज नहीं मिलता है, और मिसमैच ये सब प्रॉब्लम बहुत होती है क्योंकि पूरा एनालॉग वर्ल्ड चल रहा है। तो उसके लिए परफेक्ट है। बट तुम बोलोगे नहीं मुझे पक्का 32 बिट का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो फॉरगेट अबाउट इट। देन तो ऐसा नहीं बोल रहा कि डिजिटल खराब है, एनालॉग दोनों के अपने अपने बढ़िया यूज केसेस है जहां तुम टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ हम जो ब्रेन इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग या न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग की बात कर, उसके लिए एनालॉग इज परफेक्ट बिकॉज यू आर ट्राइंग टू अचीव, जो हम अचीव कर रहे हैं ना, पावर। क्योंकि पावर तुम फंडामेंटल लिमिट तक ट्राई कर सकते हो इसमें, तुम नैनोवाट तक बात कर सकते हो यहाँ पर। अच्छा, नैनोजूल। हमने भी कुछ चिप बनाई जिसमें हमारा जो सिंगल न्यूरॉन है वो नैनोजूल की एनर्जी एफिशिएंसी ले रहा है। ओ तेरी। तो उस लेवल के ये इसमें तुमको डिजिटल में नहीं मिलेगा।
नहीं नहीं नहीं, चांस ही नहीं। हाँ। तो ये, लेकिन मुझे बताओ, लेकिन मक्खी भी आके आपके सीधे नाक पे बैठ जाती है ना, तो प्रिसीजन कोई खराब थोड़ी है मक्खी का। हाँ हाँ, वो प्रिसीजन की बात नहीं कर रहे हैं हम हाँ, नंबर अच्छा, प्रिसीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, लेकिन हो सकता है उसका जो आउटकम है इन सब चीजों का, वो फिर भी एक्सेप्टेबल प्रिसीजन लेवल पे आ जाए, दुनिया हाँ, की लेवल तो पे। वो हाँ। देखो वहां कैसे होता होगा, क्योंकि लाइट कंडीशन सही नहीं है, मान लो मक्खी का जो सेंसर है वो नॉइजी हो गया है, तो यहाँ ठीक की है। जगह थोड़ी आगे पीछे बैठ जाएगी। बट हाँ हाँ। उसमें दूसरी चीज एक आ जाती है, लर्निंग जो होती है ना, लर्निंग। देख, हम्म फंडामेंटल पैराडाइम क्या है नॉर्मल कंप्यूटर्स में, और इसमें जो नॉर्मल कंप्यूटर में हम क्या प्रोग्रामिंग करते हैं, हमको ऑलरेडी हम्म फंक्शन पता है कि भाई हमको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंप्लीमेंट करना है, हमने लिख दिया y इक्वल टू एक्स। यहाँ क्या पता है, हमको पता ही नहीं कि करना क्या है। मतलब मैं हम्म बोलूंगा कि मुझे सौरभ का फेस या प्रणय का फेस पता करना है कि प्रणय है या सौरभ, बट इसका हम्म क्या एल्गोरिथम लिखूंगा मुझे पता ही नहीं। राइट, तो उसको हम्म कैसे करोगे? तो आप बोलोगे भाई इसको ट्रेन कर दो, जैसे एक बच्चा है हम्म साइकिल चलाना कैसे सीखता है, राइट, वो हम्म ट्रेन करता है, उसको फीडबैक मिलते रहता है, वो ट्रेनिंग चल रही, तो इज मोर लाइक ए लर्निंग पैराडाइम होता है यहाँ पर रादर देन प्रोग्रामिंग। तो ये हम्म। बहुत बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है। तो तो तुम्हारे इसी एनालॉग से जुड़ा सर्किट्स हुआ में यही करते हो, सॉरी हाँ, प्रणय, तो ये हाँ, जो हाँ, तुम्हारे एनालॉग सर्किट्स बना रहे हो, उसमें लर्निंग के बेसिस पे तुम उनको लर्निंग प्रोग्राम के करते ही बेसिस, नहीं हो, नहीं, सारे लर्निंग लर्निंग के बेसिस पे। लर्निंग तो लर्निंग क्या होता है, अभी जैसे हमने बात की थी ब्रेन में, लर्निंग क्या होती है, सिनेप्स की मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं, सिनेप्स की हाँ। डिस्टेंस वगैरह, तो यहाँ पर भी जो तुम्हारा वहां पर पैरामीटर है, जो भी हम्म, तुम मेमोरी बोल लो या जो भी बोल लो, उसको कम ज्यादा कर रहे हो कर और वो सकते हिसाब हो, से ठीक। अडाप्ट करो, तो लर्निंग के बहुत सारे लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं, तो वो ठीक है। आप यूज करो। ठीक है। हाँ प्रणय। तो ये लर्निंग जो आपने कही वो तो एआई में भी होता है, तो एआई में भी मुझे होता है। थोड़ा ये समझने की कोशिश करनी थी कि एआई और न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग में अंतर क्या है, क्योंकि जैसे मैंने देखा इंटेल काफी टाइम से कह रहा है कि न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग इज द नेक्स्ट जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसी करेक्ट। वो लोग एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं काफी टाइम से। तो क्या अंतर है इन दोनों में? एआई में भी लर्निंग होती है, वैसे एआई ही में भी ट्रेन learning। करते हैं? सौरभ आप तो इस मामले में एक्सपर्ट हो, तो क्या है आप दोनों में कॉमननेस क्या है और झगड़ा किस बात पे? हाँ हाँ, तो कुछ नहीं, देखो एआई क्या है ना कि एआई इज अ बिगर अम्ब्रेला। एआई का ड्रीम क्या है कि कैन वी, हम ह्यूमन इंटेलिजेंस लेवल ला सकते क्या, और वो कैसे ला सकते हो वो दूसरे तरीके, राइट, कि आप पहले लोग फजी लॉजिक भी यूज करते थे, बहुत सारे रूल बेस्ड भी यूज करते थे, वो सब एआई के अम्ब्रेला में आ जाते हैं। फिर तो यहाँ पर मेन जो चीज है, जैसे न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग में हम बोल रहे हैं कि आप इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल चूज करो या यूज करो, कि भाई पावर हो गया, एफिशिएंसी हो गई, ये डीप लर्निंग या जो मशीन लर्निंग उसमें कभी कोई बात नहीं करता, उसमें तुम थोड़े हायर लेवल एब्स्ट्रक्शन पे ही बात करो कि तुम एल्गोरिदम कर रहे, ठीक है चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कोई दिक्कत। इनफैक्ट जो पहला मशीन लर्निंग की अगर आप बात करते हो, ये अभी जो लर्निंग की बूम है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है, तीसरी बूम है। आप बोलते हो तीसरी वेव है, पहली तो 65 में जब परसेप्ट्रॉन आया था पहली बार, जब था, तो इतना पुरानी है। तो अभी वही आएगी कि आप इसके प्रिंसिपल यूज करके कुछ बेटर सिस्टम बना सकते हो क्या, इंजीनियरिंग सिस्टम बना सकते हो क्या, एक एक वो चीज है, तो वहां पर एक आ जाता है। बट जैसे मैंने कहा कि जब ये स्टार्ट हुआ था ना, जब इनको पता ही नहीं था कि क्या करना है, या तो इन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग चालू की, इन्होंने क्या बनाया, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाए कि भाई न्यूरॉन बना दो, सिनेप्स बना दो, फिर उसको चलो कुछ कनेक्ट करके, कुछ एल्गोरिदम कनेक्ट करके कुछ नया इमर्जेंट फिनोमेना आता है क्या, वो कर दो। तो अब क्या है ना कि एब्स्ट्रक्शन लेवल भी चेंज हो रहा है, पहले सिर्फ ये सर्किट लेवल पे बात करते थे, अब फिर बात की लोगों ने, चलो सिस्टम बनाते, इससे कुछ सिस्टम बना दे के, जैसे मैंने बताया था हिप्पोकैम्पस में ग्रिड सेल प्लेस सेल मॉडल कर सकते हैं क्या इससे, राइट, या फिर हम जैसे सिलिकॉन रेटिना की बात कर रहे थे, वो कर सकते हैं कैसे कुछ। इवन अब फिर एक और एब्स्ट्रक्शन लेवल ऊपर आ गया, चलो अब तुम एल्गोरिदम लेवल पे बात कर सकते हैं कैसे, न्यूरोमॉर्फिक एल्गोरिदम रादर देन, क्योंकि अगर आप टिपिकल एआई एल्गोरिदम देखोगे तो बैक प्रोपगेशन इज कॉमन टर्म यूज होता है, जो ग्रेडियंट डिसेंट बेस वगैरह। अब ब्रेन में तो ऐसा कोई बैक प्रोपगेशन होता नहीं है, ठीक है ना, कुछ अलग तरीके से होता है, वहां से हम कुछ सीख सकते हैं क्या, सीख सकते हैं। तो ये सब ऐसा तो ऐसा नहीं है मुझे कि समझ दोनों, में नहीं आया, लेकिन हाँ मैं दोनों ऐसा थोड़ा नहीं बहुत कि समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि दोनों एक्सक्लूसिव है, हाँ, दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, बट थोड़ी इसकी फिलोसॉफी थोड़ी अलग है, ये काफी बड़े अम्ब्रेला में आता है, बस वही है। मैं एक चीज पकड़ना चाहता था, जो तुमने क्या कहते हैं चेतन थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि तुमने ऐसी चिप्स वगैरह बनाई, तो ये आईएससी में तुम लोग हिंदुस्तान में लोगों को बड़ी ऐसी दर्द रहता है कि हम हिंदुस्तान में कभी कोई चिप विप नहीं बनाते, तो तुमने ऐसा भी शब्द यूज कर रहा कि चिप बनाई, तो कैसे बनाते हो तुम लोग चिप विप यहाँ पे हिंदुस्तान में? चिप बनाई है हमने, हाँ। इनफैक्ट अब कुछ कुछ पेपर अभी लिख भी रहे हम, और शायद
पब्लिश करेंगे तो आपको बताएंगे। तो इसमें प्रोसेस, चिप बनाने की प्रोसेस काफी लंबी होती है, और इसमें भी 2-3 चीजें होती है। मैं वहां क्लियर कर दूं लोगों को कि देखो, जैसे हम एनालॉग और डिजिटल की बात कर रहे थे, राइट? ठीक। सो 2 टाइप की चिप्स होती है। एक तो डिजिटल चिप्स आप बोल लो, जिसमें डिजिटल हम बाइनरी जैसे यूज कर रहे हैं, बड़े सिस्टम बना लिए। एक हो गई एनालॉग चिप्स हो गई, राइट? डिजिटल का एक फायदा है कि आप इमुलेट भी कर सकते हो। तो एफपीजी अगर सिस्टम लोगों को पता है तो आप एफपीजी यूज करके उसको इमुलेट कर लो। एनालॉग थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि उसका कोई इमुलेशन नहीं करता, आपको बनाना पड़ेगी, टेस्ट करना पड़ेगी, तभी पता चलेगा। ठीक है। तो हम जनरली तीनों चीजों पे काम करते हैं, डिपेंड करता है क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसा है, जैसे मैंने बताया, ऐसा नहीं कि एक अच्छा दूसरा बुरा है, दोनों अच्छे अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो चिप बनाने का प्रोसेस क्या होता है कि काफी लंबा प्रोसेस है। सबसे बड़ी बात, इसमें सालों लग जाते हैं, स्पेशली एकेडमिक। पहले तो इंडस्ट्री में भी सालों लगते हैं, बट वहां थोड़ा उन्होंने टाइम टू मार्केट थोड़ा साइकिल कम कर दिया है। बट मैं टिपिकल प्रोसेस बताता हूँ, आप क्या करते हो। देखिए, एनालॉग सर्किट की बात करते हैं। अगर आपको मान लो एनालॉग चिप बनानी, तो कैसे बनाओगे आप? जनरली टूल्स, सर्किट के टूल्स होते हैं, वो सर्किट के टूल्स में आप सर्किट पहले तो आप कॉपी पेन पेपर से स्टार्ट करो हर चीज, उस पर लिखो आइडियाज, क्या क्या बनाना है, क्या करना है। फिर उसका सॉफ्टवेयर मॉडल आप लिखो कि मैं जो आइडियाज है वो नॉर्मल मैटलैब, पाइथन, कुछ भी यूज करके थॉट उस पर रखो, सब चल रहा है तुम्हारा, सब चल रहा है कि नहीं। फिर नेक्स्ट लेवल है उसके सर्किट बनाओ। तुमको मान लो कोई सिंपल बात करें, न्यूरल नेटवर्क ही बनाना है मान लो, तो न्यूरल नेटवर्क आपका चल रहा है, सब कुछ चल रहा है पाइथन में या उस लेवल पे। अब आप आओ सर्किट बनाओ। सर्किट बनाना है, वहां पर चीजें डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि आपको ट्रांजिस्टर से मॉडल करना है। ठीक है, राइट? आपने सर्किट बनाया, फिर आपने उसको सिमुलेट करो, राइट? से जब सिमुलेशन और ये सब प्रोसेस में आपको 6 महीने, 8 महीने, साल भर लग सकता है, डिपेंड की कितना कॉम्प्लेक्स है, क्या है। उसके बाद आपने सर्किट बना लिया, उसका फिर लेआउट बनाना पड़ता है आपको। ये तो सिमुलेट कर रहे हो, राइट? तुम सिंपल ट्रांजिस्टर का सिंबल दिख रहा है, सिमुलेट कर लिया, चल रहा है कुछ। थोड़ा डिटेल्ड सिमुलेशन हो गया, तुम बोल सकते हो, जो भी तुम पाइथन में कर रहे हो, इसमें तुम ट्रांजिस्टर का मॉडल यूज करके तो थोड़ा डिटेल्ड सिमुलेशन, बट स्टिल सिमुलेशन पे ही बात हो रही है। अब तुमको एक्चुअली उसकी चिप बनाना, चिप ये फिजिकल प्रोसेस है। तो तुम क्या करते हो फिर उसका, जनरली क्या होता है ना, मान लो जो हम चिप बनाने भेजते हैं, या तो अपने इंडिया में भी एक फाउंड्री है, बट यहाँ तो ये प्रोसेस अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम मोस्टली बाहर भेजते हैं। तो जैसे हमने TSMC वगैरह में बनाई है, उसमें जो ताइवान में है। हाँ, तो उसमें मान लो तुम बताओ कि आपने बोला कि 1 mm स्क्वायर की चिप बनाना है, राइट? ठीक है। तो 1 mm स्क्वायर की चिप का उतना एरिया मिला है आपको। अब तुमने देखा, अच्छा, तो पहले आपको लेआउट बनाना पड़ेगा आपकी सर्किट का, राइट? लेआउट बेसिकली क्या होता है ना कि चिप में क्या है, आपको ट्रांजिस्टर बनाना है। ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि जैसे आप सिलिकॉन की बातें कर रहे थे, राइट? तो अब वो उतनी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा मैं, बट डिफरेंट टाइप के लेयर्स, कहाँ कनेक्शन करना है और कहाँ पर ट्रांजिस्टर रखना है, और ये बेसिकली फ्लोर प्लानिंग, कोई भी घर पे आप जैसे अरेंज करते हो उसको पता पड़ जाएगा। तो आपको उसमें, अब आप फिजिकल बना रहे हो वो चीजें वहां पर, राइट? अब फिजिकल बना रहे हो, अब वो तुमको ये जो, इसको बोलते हैं मास्क, लेआउट बोलते हैं, जब जाते तो मास्क बोलते हैं। अब ये मास्क यूज करते इंडस्ट्री वाले, जो तुमने भेजा है, मान लो TSMC में, क्या वो क्या करेंगे, इस पर लाइट डालेंगे, डिपेंड कि आपने मान लो 45 नैनोमीटर की चिप बना रहे हो, राइट? तो उस लेवल का मास्क होगा जो आपने भेजा है, और उसके हिसाब से वो पैटर्निंग करेगी उसके ऊपर। ठीक बात। और फिर बाद में उस हिसाब से वो बना कि भाई ये ट्रांजिस्टर है, फिर इसको मेटल 1 से कनेक्ट किया, मेटल 2 से कनेक्ट, ऐसा पूरा की पूरा सर्किट बन के आ जाएगा। ठीक है। फिर वो उसको फिर पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग करके फिर ऊपर से तुमने पैकेज, वो काली चिप दिखती है छोटी सी, फिर आप लाओ उसको, फिर वो आती है, फिर उसके बाद उसको तुम उसके सराउंडिंग पीसीबी बनाओ पूरी, क्योंकि उसको टेस्ट करना है, वो तुमको कुछ स्टिमुलस करना है, फिर उसका कुछ ऑब्जर्व करना है। तो ये काफी 2-3 साल की प्रोसेस है। जैसे अभी हमारी चिप आई एक, जिसमें हमने काफी बड़ी चिप थी, न्यूरल नेटवर्क की चिप बनाई, न्यूरोमॉर्फिक सर्किट की, तो वो हमको 3-4 साल लग गए वो बनाते बनाते। अच्छा। पर चेतन, आपके IISc में तो एक लैब भी है ना, रिसर्च लैब, रिसर्च फैब, तो फैब में आप बना सकते हो ना, आपको TSMC में जाने की क्या जरूरत है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये तो नहीं कर रहे कि हम लोगों को इंडस्ट्रियल एज प्रेसिशन चाहिए, या फिर हमें एकदम 2 मिलियन ट्रांजिस्टर्स वगैरह डालना है, तो बिल्कुल। तो यहीं पर थोड़ा कंफ्यूजन आता है लोगों को, जब हम रिसर्च फैब बोलते हैं ना, ये क्या कुछ ट्रांजिस्टर बना सकते हो आप इसमें, 2-3 या नए टाइप के मटेरियल, राइट? बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मिलियंस ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो तो आपकी फैब नहीं करती? वो नहीं करती है, उसके लिए आपको स्पेशल फैब्स ही चाहिए।
तो ये जो नहीं, पर आपके जो यूज केस है उसमें मिलियन ट्रांजिस्टर्स लग रहे हैं आपको? हाँ, क्योंकि आप पूरा सिस्टम बना रहे हो ना, तुम प्रोसेसर बना रहे हो। अगर okay, आपको 3 ट्रांजिस्टर का सर्किट बनाना है तो फिर तो आप ठीक है, यहाँ जाओ बना लो, बड़ा सा बनेगा, टेस्ट कर लो। अच्छा, ठीक है, ओके, ठीक है, ये तो बहुत अच्छा था, समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी के टाइम पे हम, जैसे 1980 में शुरुआत हुई थी, आज के दौर में क्या सबसे बड़ी चुनौती है आपकी इस फील्ड में, और कहाँ तक पहुंची है ये कवायद ह्यूमन ब्रेन को से इंस्पायर्ड होने की? अभी तो ये जैसे मैंने बताया कि अभी क्या ना, काफी ब्रॉड हो गया ये जो एरिया भी ना, ब्रॉड हो गया काफी। पहले जैसे मैंने बताया कि पहले तो सिर्फ सर्किट लेवल तक सीमित था, राइट, कि सर्किट आप बना दो, मिमिक कर लो, ठीक है। अभी क्या होगा कि आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं, थोड़ा हायर लेवल एब्स्ट्रैक्शन पे जाओ, सिस्टम बनाओ। तो सिस्टम में जरूरी नहीं कि तुम एनालॉग सर्किट, तुम डिजिटल से बनाओ, क्योंकि तुमको कुछ सिस्टम या कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो जैसे तुमने लोही का नाम लिया, जो इंटेल ने बोला न्यूरोमॉर्फिक चिप, अगर तुम देखो वो डिजिटल चिप है, वो एनालॉग नहीं है। वो एनालॉग चिप नहीं है। वही तुम देखो, पहले आईबीएम ने बनाई थी 4-5 साल पहले, ट्रू नॉर्थ करके नाम था, वो भी न्यूरोमॉर्फिक चिप थी, वो भी डिजिटल में थी। उसका ये फायदा है कि स्केल होती है बढ़िया। अगर आपको एट द ऑर्डर ऑफ मिलियन एंड बिलियन चाहिए तो डिजिटल इज द वे। तो वहां पर सिस्टम लेवल पे भी लोगों ने काम किया। अभी नई एरियाज से लोग आ रहे हैं, जैसे अभी डिवाइसेस वाले लोग आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया एक और होता है सिनैप्स करके, राइट। सिनैप्स होता है ना मेमोरी। अभी तुम टिपिकल मेमोरी देखोगे हमारी, तो टिपिकल मेमोरी जो नॉर्मल सिलिकन में हम यूज करते हैं, ये SRAM DRAM ये सब सुनोगे, ये सब बाइनरी मेमोरी थी, 1-0 स्टोर करती है सिर्फ। बट ब्रेन में ऐसा 1-0 नहीं होता, वहां होता है सिनैप्स, जो एनालॉग मेमोरी सोच सकते हो कि वो स्टेट स्टोर करता है, जो एनालॉग स्टेट कुछ भी हो सकता है, 0 से रेंज में, 0 से 1 की रेंज में, जो भी रेंज आपको। तो यहाँ पर अभी नए नए इमर्जिंग डिवाइसेस आ रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि स्पिंट्रॉनिक्स हो गया, रेजिस्टिव रैम हो गया, मेमरिस्टर्स हो गए। तो ये सब न्यू इमर्जिंग डिवाइसेस आ रही है, जिनको बोल रहे हैं कि आप चलो आप सिलिकन के साथ इंटीग्रेट करके, जो आप 8 बिट का नंबर पहले आप 256 स्टेट लेते थे इतना बड़ा, अब एक सिंगल डिवाइस लेके आप वो सब कर सकते हो क्या? तो आपको और साइज छोटा हो जाएगा। फिर दूसरी चीज और बोल रहे कि जैसे मैंने बताया, इंटरकनेक्ट इज अ बिग प्रॉब्लम, राउटिंग बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि 3D चिप्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है, 3D स्टैक आप बना दो, तो वो चीज आ रही है। तो अभी ब्रॉड हो गए ये सब एरिया। पर ये सब से दिमाग का मतलब न्यूरोमॉर्फिक का क्या रिश्ता है? क्योंकि आप बोल रहे हो कि जैसे 3D स्टैकिंग हम लोग ब्रेन से सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3D सबसेट, ऐसा है क्या? नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अब और टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, जिससे हम और क्लोजर टू गेट द पावर परफॉर्मेंस एरिया एफिशिएंसी, उस सेंस में बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, तो इन सब चीजों से हम लोग दिमाग और बेटर पावर एफिशिएंसी अचीव कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो वो सब चीजें आ रही है नए नए। फिर सेंसर लेवल पे जैसे सिलिकॉन रेटिना बताया है लोगों ने, सिलिकॉन कॉकलिया भी बनाया है। अभी जैसे न्यूरोमॉर्फिक स्किन की बात हो रही है कि इस टाइप की नए नए सेंसर अलग अलग डोमेन, न्यूरोमॉर्फिक ऑल्फेक्शन की बात हो रही है कि हम इलेक्ट्रॉनिक नाक बेसिकली। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक नाक किया, तो क्योंकि मान लो मैं फोन पे अभी मुझे पता नहीं तुम क्या खा रहे हो, राइट। अगर मेरे पास हो इलेक्ट्रॉनिक तो मैं ट्रांसफर कर लूं और यहाँ पर रीजनरेट कर लूं कि अच्छा ये खुशबू है तुम्हारे खाने की। हाँ, फिर डकार नहीं मार सकते कॉल पे। डकार नहीं मार सकते। बिल्कुल। तो सब जो इंद्रियां हैं उनको आप रेप्लिकेट कर सकते हो, एक या तो ये हो गया सीख कि सकते हाँ, ये इंद्रिया वाली चीज, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे सिलिकॉन रेटिना की बात की, मैंने खुद कॉकलिया पे काम किया हुआ है, तो काफी इंटरेस्टिंग ऑर्गन, जो काफी पिक्चर में आता नहीं, क्योंकि हम थोड़े विजुअल एनिमल है ना, तो उसको दिखता तो है नहीं, हमारा बाहरी कान दिखता है सिर्फ, कॉकलियर तो अंदर होता है। पता ही नहीं लोगों के कॉकलिया भी कुछ होता है, बट काफी इंटरेस्टिंग है वो। देखोगे तो आप ये साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। और अगर सिंपल भाषा में बात करें, इंजीनियर की भाषा में, तो वो शॉर्ट टर्म फूरियर ट्रांसफॉर्म करता है बेसिकली। अच्छा, यस। तो होता क्या है ना कि जैसे ये स्नेल शेप का होता है, ऐसा स्नेल शेप में ऐसा लगा रहता है, कॉइल रहती है। अब उसमें क्या होता है कि जैसे साउंड आई, साउंड में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है। अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है, मान लो हम जनरली बात करते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज की रेंज होती है ना, तो उसकी मैपिंग है, टोनोटॉपिक मैपिंग। तो होता क्या है कि जैसे मान लो तुमने कोई साउंड भेजा, वो 100 हर्ट्ज का है, तो 100 हर्ट्ज वाली लोकेशन वाइब्रेट होना चालू हो जाएगी, क्योंकि रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो वो पार्ट, वो जो मेम्ब्रेन है उसको बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन।
वो पार्ट वाइब्रेट होना चालू करता है। वो वाइब्रेट होता है, यहाँ पर एक होता है इनर हेड सेल लगा होता है, ये भी एक कोशिका है, इनर हेड सेल बोलते हैं। अब वो इसको टच करता है ऐसा वाइब्रेशन के, तो ये टच करता है, तो इसका जो सिग्नल है ये ऑडिटरी कॉर्टेक्स में मैपिंग है कि भाई ये 100 हर्ट्ज के करस्पॉन्डिंग कुछ आया है, सुनो, परसीव करो इसको। तो जैसे अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो मेरी वॉइस में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है, राइट, तो वो सब एक साथ वाइब्रेट कर रही है बेसिलर मेम्ब्रेन, और वो ऑडिटरी कॉर्टेक्स को बोल रहा है कि ये है, और फिर तुम सीखे हो कि इसका ये जो मतलब सिग्नेचर आया है इसका ये मतलब है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जबरदस्त, सही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली चीज है ये। तो आगे क्या इसका भविष्य हो सकता है चेतन? आपको क्या लगता है अगले 10 सालों में किस टाइप के सवालों का जवाब शायद मिल सकता है? क्योंकि जैसा हम लोगों ने बात की कि अभी तो दिमाग को समझने के लिए तो शायद 1 सदी लग जाएगी, लेकिन फिर भी किस टाइप के प्रॉब्लम आपको लगता है और सॉल्व हो सकते हैं अगले 8-10 सालों में? तो और इससे पहले एक और सवाल छोटा सा कि ऐसे कौन से सवाल थे जो 5 साल पहले लगता था पता नहीं कब पता चलेंगे, और अभी लगता है अरे ये तो क्या जबरदस्त चीज पता चल गई? जैसे ऐसा भी हुआ है क्या? हाँ, न्यूरो साइंस में तो डिस्कवरी हो ही रही है, ऐसा नहीं कि सब पता है। इनफैक्ट अभी पिछले 20-30 साल में जितने डिस्कवरी हुए पहले पता ही नहीं था। जैसे मैंने एक बताया कि प्लास्टिसिटी होती थी ब्रेन में, पता ही नहीं था। अभी फिर हम जैसे पहले बात करते हैं ग्रिड सेल, प्लेट सेल्स होते हैं हिप्पोकैम्पस में, राइट, जो 2014 में उस पर नोबेल प्राइज मिला है, अभी काफी रिसेंट डिस्कवरी है, जिससे हमको पता चलता है हमारी लोकेशन कहाँ है। तो इससे नए नए माइक्रो सर्किट पता हो रहे हैं, और ये सब पॉसिबल तभी हुआ है कि जैसे एक छोटे से कॉकरोच को भी पता है कि मैं आगे गया तो मुझे पीछे जा सकता हूँ, इतना तो उसको पता है आगे पीछे जाना। तो ये सब मैपिंग कैसे होती है, राइट, तो ये सब नए नए माइक्रो सर्किट पता चल रहे हैं, राइट, और ये तभी पॉसिबल क्योंकि हमारे बेटर इंजीनियरिंग टेक्निक्स अवेलेबल है। पहले हमारे पास पता ही नहीं था, हम प्रोब ही नहीं कर सकते थे। पहले हम क्या एक न्यूरॉन प्रोब करते थे, अब वहीं हम हजारों कर सकते हैं। तुमने एलन मस्क का पढ़ा होगा, राइट, वो बेसिकली उन्होंने क्या किया, बहुत सारे इलेक्ट्रोड तुम डिकोड कर सकते हो, वो जो न्यूरो लिंक है आप डिकोड कर सकते हो। अब वो देखोगे तो ऐसा साइंटिफिकली ऐसा नहीं कि वो पहले पॉसिबल था। पहले इन्होंने इंजीनियरिंग सॉल्यूशन बढ़िया किया है कि इन्होंने बहुत मास स्केल पे बना दिया, बहुत ज्यादा नंबर है तो हम एक साथ बहुत सारे प्रोब कर सकते हैं। तो वो एक नई चीज है। अब वो नई चीज उन्होंने बनाई, अब उसको देख के और न्यूरो साइंस के नए एक्सपेरिमेंट पॉसिबल हो गए। अच्छा, वो चीज होगी। फिर जैसे एफएमआरआई है, एफएमआरआई से तुम फंक्शनल एमआरआई मशीन जो होती है, जिससे आप मैपिंग कर सकते हो कि भाई क्या चल रहा है। जैसे तुमको कुछ विजुअल ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, उस समय तुम्हारी मैपिंग कर रहा है, अच्छा ये कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, राइट। तो ये अच्छे अच्छे टूल्स आ गए जिनसे आप बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इसीलिए जो डिस्कवरी भी है थोड़ी फास्ट हो गई। तो ये दोनों चीजें जैसे मैंने बताया, इंजीनियरिंग भी हेल्पफुल है, और उस मतलब इंजीनियरिंग का हेल्प लेके डिस्कवरी होती है, डिस्कवरी की हेल्प में फिर इंजीनियरिंग सुधरता है। तो काफी अच्छा लूप है। तो ये तो होगा। और इंजीनियरिंग तरफ जैसे अगर इंजीनियरिंग एस्पेक्ट जो प्रणय ने पूछा था कि वहां क्या कर सकते हैं, तो अभी भी देखो जैसे हम अभी भी वो पावर एफिशिएंसी तो रीच नहीं कर पाए, राइट, जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे चैलेंज है। और अभी तुम जैसे देख रहे हो डीप लर्निंग और ये सब की चीजें आ रही है, राइट, भर भर के आ रही है, राइट, हर जगह डीप लर्निंग यूज हो रहा है। उसमें पावर बढ़ ही रही है, कम तो ही नहीं हो रही है। हाँ, उसमें पावर अगर आप देखोगे तो कम से कम अगर आपको जैसे एक नंबर था मेरे पास कि एक सिंपल से न्यूरल नेटवर्क ट्रांसफॉर्मर करके अगर आपको ट्रेन करना भी है, एक न्यूरल नेटवर्क का नाम है ट्रांसफॉर्मर, वो कम से कम 5 कार की लाइफ टाइम में 5 कार जितनी CO2 एमिट करता है उतना एमिट करेगा उसे ट्रेन करने में। अच्छा, तो इस लेवल की बात कर रहे हैं हम, मतलब मेगावाट्स के लेवल की पावर लग रहा है तुमको क्लाउड पे और इधर, राइट। अभी एक कुछ तो गड़बड़ है, राइट। तो अगर वहां हम कुछ बना सकते हैं, कोई बेटर चिप या बेटर टाइप की जो ब्रेन इंस्पायर्ड चिप हो, जिससे ये सब चीजें थोड़ी कम हो जाए, मिटिगेट हो जाए, तुम्हारा थोड़ा क्लीन हो जाए, राइट। तो एक तरफ तो वहां काफी अपॉर्चुनिटीज है, लोग काफी भर भर के अगर आप देखोगे तो नए नए आर्किटेक्चर बना ही रहे हैं, राइट। तो वहां काफी स्कोप है कंप्यूटिंग तरफ। दूसरी तरफ जैसे ये एलन मस्क की बात की तो मुझे ध्यान में आया कि जैसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस होता है, राइट। तुमने पोक कर दिया यहाँ पर विजुअल कॉर्टेक्स में, तुमको दिखा रहे हैं मान लो, बट तुम कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते हो, राइट, पैरालाइज्ड है या जो भी है, बट तुम्हारे पीछे लगा दिया, तुमने वहां से सिग्नल देखा, अच्छी सिग्नल है, वो डिकोड करके बता दिया, वो डिकोड बता दिया, अच्छे बंदा ये सोच रहा है। तो BCI तरफ काफी स्कोप है, बट वहां अगर तुमको बहुत लो पावर चाहिए, क्योंकि अगर आपने कॉर्टिकल एरिया में उसको इम्प्लांट करी है चिप, तो ज्यादा पावर ले तो वो बंद कर देगा टिश्यू, तो वहां लिमिट आ जाती है। तो वहां पर काफी स्कोप है। BCI तरफ आप ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, तो मेडिकल तरफ काफी स्कोप है। मतलब कंपटीशन तो हर जगह है, राइट। ये तो सिर्फ 2-3 एग्जांपल जो मुझे अभी
बात करते करते याद आया। बेसिकली बॉडी के अंदर कोई भी कंप्यूटेशन रखना है तो आप हाई पावर रख ही नहीं सकते, वरना सेल खत्म भी हो जाएगा। जैसे आप पेस मेकर वगैरह भी लगाते हो तो उसकी आई मीन हर कुछ सालों में बैटरी चेंज करनी पड़ती है। तो उसी तरह से अगर आपने कोई, और वो पेस मेकर तो बहुत कम यूज होता है, जबकि जो अगर कोई ज्यादा यूज होने वाली चीज है तो फिर आप रोज रोज थोड़ी चार्जर पे आपको जाके अपने आप को अटकाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं कर कभी सकते। अभी VLSI इंडस्ट्री में तो अभी ये होगा कि पावर इज द मेजर कंसर्न। पहले क्या होता था 10-20 साल पहले कि चलो परफॉर्मेंस कितना अच्छा, हम कितना पुश कर सकते लिमिट, अभी वो पावर की तरफ चले गए, कितना तुम एनर्जी कम से कम कर सकते हो। क्योंकि जितना तुम लो टेक्नोलॉजी में जा रहे हो ना, 5 नैनोमीटर 10 नैनोमीटर वो सब में, तो पावर डेंसिटी बढ़ती जा रही है पर mm²। अब उसके कारण की रिलायबिलिटी इशू आ जा रहा है, तुम्हारे फोन अब जल्दी खराब हो जाते हैं। तुमने पहले देखो नोकिया के फोन रखे चल रहे जा रहे 10 साल से, खत्म ही नहीं हो रहा है, बैटरी भी मतलब अभी लीकेज बढ़ गया। तुम फोन रखो भले ही कुछ यूज नहीं करो, वो 2 दिन में ड्रेन हो जाएगा क्योंकि लीकेज पावर इतना बढ़ गया है। ये सब और ये और मक्खी जैसा ड्रोन कब आएगा? मक्के, हाँ तो वो वही तो चैलेंज है। मतलब वही मैंने बोला कि ये टेक्नोलॉजी, ये जो न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग है, इसमें ये चीज अच्छी है जो हम पहले बात करते हैं कि हमको पता है कहाँ रीच करना है, किसके लिए एस्पायर करना है। तो उस हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। अब हमारे पास एग्जाम्पल है कि गोल्डन एग्जाम्पल, ये मक्खी देखो 1 मिलियन न्यूरॉन लेती है, इतना माइक्रोवाट में उसका पावर लेती है। अब तुम अचीव करके बता दो। मतलब तुम्हारे पास है कि ये चलती है चीज, मतलब ऐसा नहीं कि तुम हाइपोथेटिक क्वेश्चन कर रहे हो जो नहीं चलेगी, चलती है, गोल्डन एग्जाम्पल है, अब तुम अचीव कर लो। तो वो एक अच्छी चीज है इसमें, ये फील्ड में एटलीस्ट तुम हमेशा कुछ भी समझ में नहीं, यू गो टू द ब्रेन, गेट द इंस्पिरेशन, कुछ कर सकते क्या। वाओ, सही बात है। तो ये तो काफी हम लोगों ने टेक्निकल चीजें आपने बहुत सही से समझाई चेतन। अब थोड़ा मुझे एक ये भी सवाल पूछना था कि कौन से देश इस क्षेत्र में आगे हैं और भारत की क्षमताएं और कमजोरी क्या है? क्या भारत में भी इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है? आप किस तरीके से देखते हैं इसको? तो देखो, ये जैसे बताया था ना मैंने कि ये चालू ही यूएस में, मेनली यूएस और यूरोप से चालू हुआ था, तभी वहां पर उनका काफी हॉटस्पॉट है। चाइना में नहीं है? क्योंकि जैसे हम लोग कहते हैं चाइना में बाकी काफी चीजों में वो लोग थोड़े आगे बढ़ गए हैं, तो इसमें क्या है? नहीं, वहां पर भी अभी ये जैसे फैले है ना, जैसे अब फैल रहा है, बट जैसे मैंने बताया कि बाउंड्री काफी ब्लर्ड हो गई, राइट। लोग बोल रहे कि चलो मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, तो कई बार वो प्रॉब्लम डीप लर्निंग से ही सॉल्व हो जाती है, तुमको नहीं चाहिए। तो बाउंड्रीज काफी ब्लर हो गई है यहाँ पर। बट अभी मेजोरिटी जो बड़े बड़े ग्रुप है फिर स्टिल अभी यूएस यूरोप में है। इनफैक्ट तुमने अभी सुना होगा ह्यूमन ब्रेन प्रोजेक्ट चालू हुआ था कुछ साल पहले यूरोप में, 1 बिलियन यूरो का, राइट। उसकी एक थीम यही थी, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। सेम ब्रेन इनिशिएटिव चालू हुआ था यूएस में, वो भी 1 बिलियन क्या अमाउंट का। तो उसमें भी यही था कि कैन यू मेक न्यूरल टेक्नोलॉजीज, वो एक पार्ट था। और मुझे लगता है इसका मतलब जैसे डार्पा वगैरह भी कोई ना कोई प्रोजेक्ट चला ही रहा होगा इसका, क्योंकि इसकी ड्यूअल यूज एप्लीकेशन हो सकते हैं, मतलब मिलिट्री में भी यूज हो सकता है। ट्रू नॉट जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना IBM का, वो डार्पा फंडेड था। अच्छा, मतलब वो सब चीजें है, तो वहां पर वो फंडिंग वगैरह भी अच्छी है। इंडिया में है, इंडिया में इनफैक्ट अभी लैब इवॉल्व हो रही है। बट हम जब आए थे मतलब हम, क्योंकि मैं इन्हीं लीगेसी से आया हूँ, मेरे जो सुपरवाइजर थे वो एरिक विटोस उनके सुपरवाइजर थे, तो वो कनेक्शन भी है हमारी लैब में। तो हम सिस्टम लेवल पे काफी काम करते हैं। बट जैसे मैंने बताया कि अभी यहाँ पर इंडिया में भी ये जैसे डिवाइसेस कम्युनिटी काफी स्ट्रांग है, तो डिवाइसेस लोग भी इसमें आ रहे हैं, और कुछ सिस्टम लेवल पे भी लोग आ रहे हैं, जैसे जो सिलिकॉन रेटिना यूज कर रहे हैं, वहां पर तुम ब्रेन इंस्पायर्ड एल्गोरिथम यूज करने की बातें कर रहे हो। बट काफी स्पार्ट से फिर भी मैं बोलूंगा। और एक दूसरा लिमिटेशन एक यहाँ है हमारे पर, डिजाइनर्स कम है, चिप डिजाइनर्स कम है, वो हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चिप डिजाइनर्स तो बहुत है यार अरे इंडिया में। चिप डिजाइनर पब्लिक पॉलिसी में चले गए ना, इसलिए कम होते जा रहे हैं प्रणय। नहीं प्रणय, नहीं तुमने सही बोला, हम बोलते ही बैंगलोर को सिलिकॉन वैली, राइट, तो भर के, बट एकेडमिया में बहुत कम है। अच्छा, वैसे बहुत कम है एकेडमिया में, और उसके लिए चाहिए कुछ एफर्ट हर तरीके से कि लोग आए जुड़े। और बिकॉज हम बहुत अच्छे डिजाइनर बाय डिफॉल्ट, इंडिया में हमारी डिजाइनिंग कैपेबिलिटी अच्छी है। अगर आप देखो, हमने सॉफ्टवेयर में भी काफी अच्छा किया था। अब जैसे बैंगलोर में भी काफी चिप डिजाइन इंजीनियर्स वगैरह है, बट समहाउ वो कन्वर्ट नहीं होता है। हाँ, कनेक्ट नहीं हो रहा है, या वो कन्वर्ट नहीं हो रही स्टार्टअप से और इस चीजों में, राइट। अगर तुम देखो कितनी चिप डिजाइन स्टार्टअप है ही नहीं, रियली। बट वही आप देखो बाहर काफी, तो मे भी कहीं ना कहीं पॉलिसीज वगैरह, जैसे अभी तुमने काफी गवर्नमेंट की पॉलिसीज सुनी होगी, काफी वो इनकरेज कर रहे हैं। तो आई थिंक आने वाला समय काफी अच्छा है
क्योंकि यू नीड अ गुड चिप डिजाइनर्स, राइट, जो बना सके, सब सिस्टम बना सके इन दैट, क्योंकि चीजें है, ऐसा नहीं कि नहीं है, जस्ट वी नीड टू बिल्ड, अभी हमको बनाना है, तो वो बनाना मिसिंग है अभी। तो ये नए स्टार्टअप्स के लिए एकदम सनराइज एरिया है, जो कि एकदम अगले 10 साल का 20 साल का एरिया है, कि आज आकर के रिसर्च को अप्लाइड रिसर्च टाइप की स्टार्टअप बनाई, राइट, अप्लाइड रिसर्च कर सकते हो। ये नहीं है कि सिर्फ एप्लीकेशन बना दिया टाइप का, एकदम डीप वो है स्टार्टअप बना। तो वो चिप डिजाइन के भी थोड़े, चिप डिजाइन इंडस्ट्री में भी इंक्यूबेशन थोड़ा डिफरेंट होता है और डिफिकल्ट होता है, हाँ, और पैसे भी बहुत लगते हैं। हाँ, तो स्टार्टअप पैसा बहुत लगता है, तो कहीं ना कहीं सबको साथ आना पड़ेगा और इनकरेज करना पड़ेगा, क्योंकि वही चीज अब दूसरे स्टार्टअप में काफी इजी। यहाँ जैसे मैं बताऊँ आपको, टूल्स जो हम चिप डिजाइन के टूल्स बताते हैं, ये अभी भी काफी निश एरिया है, चिप डिजाइन अभी भी निश एरिया है। उसके रीजन ये है कि आप ऑनलाइन जाके सीख नहीं सकते इसको, क्योंकि इसके जो टूल्स है वो इतने महंगे हैं, और कम से कम आपको 15-20 टूल लगेंगे एक पूरी चिप बनाने की प्रोसेस में, राइट, और एक एक चिप कम से कम $50,000 इतना महंगा आता है, तो कहाँ से अफोर्ड करोगे वो, इसलिए कोई ऑनलाइन सीख नहीं सकता है। तो इसके लिए जिसको भी ये जो निश एरिया सीखना है, उनको कहीं ना कहीं एकेडमिक राउट से आना पड़ता है, क्योंकि एकेडमिक में ये सब फैसिलिटीज होती है। तो बट अगर नॉर्मल कॉलेजेस है तो वहाँ टूल्स ही अवेलेबल नहीं, आप कैसे सीखोगे? तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा डिस्कनेक्ट वहां से भी हमको कुछ सोचना पड़ेगा कि कुछ इनकरेजमेंट कर सकते हैं क्या वहां पर, ताकि लोग ज्यादा घुसे इस फील्ड में। नहीं, चेतन, हम लोगों ने पिछली बार भारत की जो नई 4 नीतियां हैं उसके ऊपर बात की थी, उसमें काफी ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको सकारात्मक लगेंगी, क्योंकि जैसे आप ईडीए टूल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो वो लोग सब्सिडाइज कर रहे हैं उसको, एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो सरकारी नीतियां हैं, तो 100% तो बिल्कुल कन्वर्ट नहीं होगी, लेकिन शायद उसकी ये जरूरत है, ये एहसास हो गया है। नहीं, ये कुछ बहुत जरूरी है। और देखो, हम लोग तो आईएससी में फिर भी लग्जरी है, हम बोल सकते हो कि हमारे को इतनी दिक्कत नहीं है फंडिंग और ये सब अवेलेबल, बट मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास कितने आईएससी सिर्फ एक अकेला है, राइट, और कुछ आईआईटीज है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है, बहुत सारे, कैन वी कवर दोस पीपल, तब वो मिस हो जाते, उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है वीएलएसआई डिजाइन में, आइडिया ही नहीं है अंडरग्रेड लेवल पे तो कि क्या हो रहा है, तो वो थोड़ा आई थिंक हो तो इस लोग और इनकरेज हो गए। नहीं चेतन, बहुत मजा आया, मतलब हमने आई थिंक इतनी कोई टेक्निकल पुलियाबाजी पहले नहीं करी, तो उम्मीद है हमारे श्रोता अंत तक बने रहे हमारे साथ, और जो बने रहे उम्मीद है कि कुछ इंस्पायर होंगे। अगर कोई यंग इंजीनियर सुन रहे हैं तो मतलब यही चीजें हैं जिनमें नई कंपनी शुरू करने में मजा आना चाहिए, मतलब ऐसी चीज है जो कि अगले 10, 20, 50 साल की चीज है। और मुझे अक्सर लगता है कि हम कैचअप में लगे रहते हैं, कभी कभी होता है जो पुरानी चीज छूट गई छोड़ दो, नई चीज पकड़ो, है ना, ये नहीं कि हमारे पास वो नहीं है, हम अभी तक लगे हुए हैं, प्रणय की फाउंड्री नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, अरे जो कल की चीज है, तो हमको क्या जरूरत है 1 बिलियन ट्रांजिस्टर लगाने की, जब हम बोल रहे हैं कि अरे हम 100 से वो काम कैसे करें जो लोग पहले 1 बिलियन से करते थे। तो नए सवाल पूछना हमेशा अच्छा रहता है, एक कंपैरेटिव। और एक और चीज देखिए, नई चीज में एक अच्छा रहता है, सब लोग उतने ही नंगे हैं उस हमाम में, तो ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा है कोई कम है। आप नई चीज में घुसते हो तो ठीक है, हम भी उतने ही गधे हैं जितने बाकी है ना। तो नहीं, और दूसरी चीज जैसे तुमने बोला है कि फैब नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, कॉलकॉम देखो फैबलेस कंपनी है, कितना बढ़िया करती है, बिल्कुल फैबलेस कंपनी है, उसके फैब ही नहीं है। तो हम डिजाइनर में बोलो कि आप अच्छे डिजाइनर बनो, कोई दिक्कत नहीं, आप आउटसोर्स कर दो, क्योंकि TSMC एक ग्लोबल फाउंड्री, उन्होंने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लो, ठीक है, हम दूसरी जगह फोकस, क्योंकि सिस्टम कभी भी पीछे नहीं रह पाएगा, कंप्यूटिंग में कभी पीछे नहीं, क्योंकि हर बार नॉवेल्टी आते रहेगी, वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया एकदम। तो ये एकदम इंस्पायरिंग नोट पे चेतन आज की पुलियाबाजी खत्म करते हैं, बहुत मजा आया। तो हमारा ब्रेन इंस्पायर्ड हो गया इसमें। इसी नोट पे ये पुलियाबाजी खत्म करते हैं। शुक्रिया, बहुत मजा आया। IVM